हेलो। तो आज आपकी मतलब सोसाइटी की क्लास है ना? ओके, ठीक। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम विशाखा दागर है। सो आई ट्राई टू टेक कि आपकी सोशल इश्यूज़ और एथिक्स की क्लासेस यहाँ पे ना हो जाएं। सो टुडे आई टेक सोशल इश्यूज़ की क्लासेस। तो आई टेल यू कि आज के जो टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आई ट्राई कि आपकी हो जाए एटलीस्ट। जैसे नंबर 1, बिफोर ए टीचर सोसाइटी, बिकॉज अगर आप सोसाइटी के आंसर्स लिखने जाएंगे पेपर में तो बहुत ही कॉमन आंसर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछा कि जैसे बहुत सिंपल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, नॉट इवन यूपीएससी वाला, इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट वुमेन इन सोसाइटी फेसेस, तो वुमेन सोसाइटी में कौन से चैलेंजेस फेस करती है, इसका जवाब आप मुझे क्या देंगे? Problems like lack of education, Okay. and early marriage. Hmm. I'm not recalling. Yes, you're not able to recall. So that's why two problems को we will try to resolve in here through taking classes. Number 1, you know as many issues as possible, right? Issues at same point of time suggestion as well, because question class social issues की है, so you're supposed to know कि what are the problem that exist in society. ठीक है? So number 1 is issues and number 2 is a language. Over the period of time what will happen is we'll be reading newspaper and through newspaper आप notes वगैरह बनाएंगे, you get to know कि कौन कौन सी problem society में exist करती है, and you will know those problem through like common language के through. If I ask कि general problem society में क्या है, तो आप बोलोगे कि generally the health is very neglected, generally they lack education and there is violence committed against women as well, they suffer from like rape, eve teasing and everything. बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए हमें दोनों ही चीज़ चाहिए। पहले तो अंडरस्टैंडिंग कि वुमेन के इशू ओरिजिन कहाँ से होते हैं, प्रेजेंट स्टेट में क्या है, सोल्यूशन क्या है और उनके खुद के चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड दैट थॉरली। सेकेंड इज वी विल ग्रैब अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एज वेल। हाउ लैंग्वेज? वुमेन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट वुमेन सफर कम्स फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सम वैल्यूज़। हमारी जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ पिट्रियार्कल वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पितृसत्तात्मक, राइट? पितृसत्तात्मक मीन्स कि हेड ऑफ द फैमिली, जो घर के परिवार का जो हेड होगा वो एक मेल होगा और वो डिसाइड करेगा कि मतलब उसकी फैमिली के लिए क्या सही है या गलत है, और अक्सर वो औरत या उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाता, और जो वो नहीं समझ पाता तो उसकी शिक्षा, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो निगलेक्ट हो जाती है। And that's why what we learn is we learn language as well. तो हम क्या समझेंगे सोशल इश्यूज में? We will understand that particular language जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं एग्जाम में, so that we will write the same thing, that because of patriarchal structure in society, patriarchal mentality, वुमेन को एजुकेशन में प्रायोरिटी नहीं मिलती. सो वुमेन आर नॉट प्रायोरिटाइज इन एजुकेशन, नॉट प्रायोरिटाइज इन हेल्थ, not priorities in various other like social services scheme as well. They are not given opportunity in work, or there is pay gap in work, and that's how आप क्या करते चले जाओगे, आपको पास दो नहीं होंगे, पास मल्टीपल, आपके पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे अपने पास. थर्ड, you will understand structure too. Now why structure is important? मतलब दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ लाइक जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास, दैट्स आई एम टेलिंग यू कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है. स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? नेक्स्ट टाइम जब आप अपना आंसर लिखोगे आप उसे एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखोगे. जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? टेल मी अबाउट दैट. एग्जैक्टली. तो जब बीटेक में आंसर लिखने बैठते थे तो आपको पता था ना कि ओरिजिन कहाँ से है, कि चलो ठीक है ये इसका सर्किट है, यहाँ से रिजॉल्व करना है वगैरह वगैरह, ये दिक्कत है. तो कभी रुकते नहीं थे, इक्वेशन बाय इक्वेशन उसको सॉल्व करते चले जाते थे. सिमिलरली दिस लुक्स अ ह्यूमैनिटी क्लास, बट इसमें भी एक स्ट्रक्चर है. आप जब वुमेन की इश्यूज़ को रिजॉल्व करना शुरू करोगे तो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे भी जा सकते हो, आप उसकी सोशल प्रॉब्लम को देखोगे,
आप उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी देखोगे, आप उसकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी देखोगे, और आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर डायमेंशन में उसको दिक्कत है। साइकोलॉजिकली शी इज़ नॉट एम्पावर्ड, वो अपने आप को पहले ही पीछे रखती है। सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, दैट इवन इफ यू गिव हर राइट टू एजुकेशन शी विल नॉट डिमांड इट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। हमारे इनहेरिटेंस लॉज में सन और डॉटर को इक्वल इनहेरिटेंस राइट है, एंड आवर सोसाइटी इज अवेयर ऑफ दैट, बट हाउ मेनी वुमेन आर एक्चुअली गेटिंग दैट राइट, एंड आर वुमेन डिमांडिंग दैट टू? नहीं डिमांड करती। क्यों? क्योंकि सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, एंड दैट इज साइकोलॉजिकल नॉन एम्पावरमेंट, इनेबिलिटी टू आस्क फॉर हर राइट। सो दैट इज, ये साइकोलॉजी में आएगा कि वो पहले ही या फिर हाई पेइंग जॉब्स डिमांड नहीं करेंगी। जब वो सैलरी के लिए, मतलब बहुत सारी डेटास हैं जो कि मैं यहाँ कोट करूँगी, मैनी ऑफ द डेटा सजेस्ट दैट कि जब मेन और वुमेन सैलरी निगोशिएट करने जाते हैं, वुमेन सैलरी निगोशिएट ही कम करती है। वाई? बिकॉज साइकोलॉजिकली शी इज स्टिल नॉट एम्पावर्ड डिस्पाइट डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, राइट? सो दैट इज हाउ अब आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते चले गए इन एवरी वर्क स्पेस। अब देखो सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या, फैमिली में आ जाएंगे, फैमिली में पेट्रियार्की है। सोशल में आप हेल्थ में, एजुकेशन के डायमेंशंस वी हैव डिस्कस्ड, आप वो डिस्कस कर सकते हो, मल्टीपल आ जाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। देखिए, सी द लैंग्वेज आई एम यूजिंग, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा। सो दे डोंट हैव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज एजुकेशन ही नहीं, उनको वो स्किल्स नहीं देते। अब कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। लाइवलीहुड चले गए तो वहाँ सेक्शुअल हरासमेंट की अलग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। पे गैप अलग रहता है वहाँ पे, डिस्पाइट डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क दे आर नॉट पेड इक्वली। देन फिर अब पॉलिटिकल चैलेंजेस में आ गए। नाउ यू नो हमारी पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है? नहीं बच्चे, एग्जैक्टली 14 to 15% प्रेजेंटेशन है। सो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ द पॉपुलेशन, बट प्रेजेंटेशन इज ओनली 14%, राइट? 14 जो पिछली 14-15 जो हमारी लोकसभा थी उसमें इतनी ही थी। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाओगे तो वहाँ 9% है, विच इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर। आप ब्यूरोक्रेसी में देखोगे और भी कम हो जाएगी। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लेस। एंड द नेक्स्ट जो आप इसमें ऐड कर सकते हो दैट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है, घर पे भी होता है, ऑलवेज ट्रीटेड लेस, लड़ाई झगड़ा, डिस्कोर्स, नीचे दिखाना। सोशल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, एंड बहुत जो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर रेप इन सोसाइटी, हर तरीके के क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं। सोशल में ही हम चाइल्ड मैरिजेस, जो आप कह रहे थे ना बच्चों की अर्ली शादी हो जाती है, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, चाइल्ड मैरिज। एंड दैट्स हाउ यू लर्न डिफरेंट सोशल इश्यूज व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। तो दैट्स द रीजन the two main objective first of taking introductory class is number to tell you, number one, why social issues is important। ठीक है? क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप समझोगे कि सोसाइटी में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। दूसरी बात, यू विल एक्वायर अ लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज हमें चाहिए वो हम सीखेंगे। तीसरा, वी विल हैव स्ट्रक्चर, जिस लाइन्स पे हम अपने आंसर्स को सोच सकते हैं। सो विल अगेन यू विल, आपको अगर दूसरा कोई टॉपिक भी मिलेगा तो आप सिमिलर पैटर्न्स पे अपने आंसर को खोलने की कोशिश करोगे। सो दैट्स अ सोशल स्ट्रक्चर इज, सो सोशल अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये हो गया आपका ये वाला चीज़। सो दिस वॉज नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग वाई डू वी अंडरस्टैंड लाइक सोशल इश्यूज़ की क्लासेस हम क्यों लेंगे। सेकेंड इज, लेट मी टॉक अबाउट कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आई विल सबसे पहले बेसिक्स, क्योंकि थ्रू आउट द क्लासेस मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ कर रही होंगी जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ डू यू नो व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? नहीं पता, राइट? बट एग्जाम में अगर आप इस आंसर को लिख कर आओगे इट विल बी गुड। वाई? बिकॉज जब आप उसी आंसर को इस लैंग्वेज में लिखोगे तो द एग्जामिनर विल नो कि यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम इट विल गिव यू लैंग्वेज जो जिसमें आप ऐसे भी लिख कर आओगे, तो ऐसे के लिए भी आपके पास क्या होंगे, टूल्स होंगे आपके हाथ में। तो द पर्पस ऑफ स्टडिंग एनी
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज बिकॉज यू हैव द ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू विच आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो, पीटी में भी और मेंस में भी, राइट. सो दैट्स वाई आप जब मेंस पे लिखने जाओगे तो भी आपके पास एक लैंग्वेज मिलेगी. सो सबसे पहले आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे नंबर 1 सोसाइटी होती क्या है. वी ऑलवेज नोन कि हाँ ये सोसाइटी वो सोसाइटी, बट सोसाइटी होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इन सब को हम आज की क्लास सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज सोसाइटी. नंबर 2 इसी में हम जानेंगे कि रोल क्या होते हैं, स्टेटस क्या होते हैं. वी विल अंडरस्टैंड दैट. हम जानेंगे सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, right? We will understand social groups like role, status, social groups. We will understand social conflict क्या होता है, ठीक है. हम जानेंगे सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. इसके बाद जब हम ये जान लेंगे हम सोशल मोबिलिटी भी पढ़ेंगे. कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे सो दैट इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम एक्चुअली सोसाइटी सोशल इश्यूज इंडियन सोसाइटी के इश्यूज पे आएंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी. उसके बाद वंस यू अंडरस्टूड दिस हम एक्चुअली इंडियन सोसाइटी पे आएंगे और इंडियन सोसाइटी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे जो कि आज के लिए नहीं बता रही बट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमारी क्लास आगे प्रोसीड करेगी. जिसमें सबसे पहले हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करेंगे. ठीक है, क्या होगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे तो ये पहला टॉपिक है जो कि सोशल इश्यूज के नीचे लिखा होगा. सेकेंड हम जब ये कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, लैंग्वेज हो, रेशियल हो, रिलीजियस हो, जोग्राफिकल, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं हम उसको समझेंगे. ठीक है. तीसरा फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कास्ट सिस्टम पे आ जाएं जिसमें हम कास्ट सिस्टम, उसके ओरिजिन, उसके फीचर्स, प्रेजेंट चैलेंजेस, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, दलित कास्ट कॉन्शियसनेस क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. कास्ट के बाद उसके बाद हम आएंगे ट्राइब्स इन इंडिया. ओके तो हम ट्राइब्स से जितने रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर, व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक पोजीशन राइट नाउ, उनका सोशल स्टेटस क्या है, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह सब में उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट आर द इश्यूज दैट प्लेग द ट्राइब्स इन इंडिया, वो कौन कौन से प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं उनके बारे में हम जानेंगे और सजेशन सोल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में हम मूव करेंगे. थर्ड इज वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ हम मूव करेंगे. जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स डेमोग्राफी. डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज राइट नाउ थ्रेटनिंग द वर्ल्ड. मतलब दैट्स व्हाट एवरी वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आवर पॉपुलेशन हैव सरपास चाइना से भी हम आगे बढ़ चुके हैं तो उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इफ देयर इज अ चैलेंजेस हाउ टू डील विद दोज चैलेंजेस उन सब के बारे में हम डील करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे डिसेबिलिटी या फिर एजिंग वगैरह के. सो उनको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे बिकॉज एजिंग इज ऑल्सो कंसर्न फॉर इंडिया वेन एवर वी टॉक अबाउट डेमोग्राफी. ऑल्सो इसके ही और वुमेन के साथ ही हम स्क्यूड सेक्स रेशियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे
बिकॉज द सेक्स रेशियो इज समहाउ वेरी वेरी इन्वर्टेड इन स्पेशली फ्यू एरियाज, जैसे हरियाणा पंजाब में खासकर थोड़ी सी नीचे है, तो उसके क्या रीज़न है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो वी हैव लाइक डेल्ट विद डेमोग्राफी. और भी हमारे इसके बाद इश्यूज बच जाएंगे दैट आई विल लाइक कम अप विद धीरे धीरे. अर्बनाइजेशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, सो ऐसे मल्टीपल करके वी विल एक बाय एक लाइक आफ्टर वन बाय वन वी विल मूव टुवर्ड्स देम. इसमें थोड़े से सोशल जस्टिस के कंपोनेंट भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. No, there is more. There is more to it. That's why I'm saying कि this I've like discussed in here, but there is more to it. So I'll keep on like teaching जैसे वो आता रहेगा. So it's like you are scared. Is that much? No. So have you seen the syllabus? अच्छा, not yet. You should. एक बार देख लेना चाहिए. It's a good thing because you have the parameters in your mind कि किस तरफ आपको मूव करना है. It's a good thing to have like access to syllabus. तो बट दीज आर जो डायमेंशंस की तरफ हम मूव करेंगे. देखो कहीं भी डाउट हो तो जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क. स्पेशली इफ़ यू थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू फास्ट एंड यू आर नॉट एबल टू, मतलब समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, टेल मी. और इफ द लैंग्वेज इज बैरियर दैट टू. आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, प्लीज़ लेट मी नो. लाइक हाँ जी, अच्छा बायलैंग्वेज. सो अभी जिसमें मैं बोल रही हूँ वो ठीक है, और मोर हिंदी अदरवाइज कोई भी. नो डोंट टेल मी, इसमें कोई जजमेंटल बाइस नहीं है. जिसमें कंफर्टेबल हो वो सीखना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. आप चलते हैं आगे एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सोसाइटी. सॉरी मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा है, सो आई हैव टू लुक हियर एक्चुअली. ठीक है, चलो सोसाइटी में मूव करते हैं. अच्छा, सोसाइटी में मूव करने से पहले लेट मी टेल यू अ स्टोरी. स्टोरी भी नहीं, एक let me talk about another society that exists actually in our world, that is elephant society. It's an interesting fact only जिसको हम समझ सकते हैं. यूपीएससी ने का सवाल भी पूछा था कुछ इसी लाइन्स पे. तो एलिफेंट सोसाइटी क्या होती है? इन एन एलिफेंट सोसाइटी इट्स अ मेट्रियार्कल सोसाइटी. दैट मीन्स जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो एक हर्ड को लीड करती है. तो एंड उसमें फीमेल होंगी और छोटे बच्चे होंगे. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं. दे लिव अ वेरी इंडिपेंडेंट बैचलर लाइफ. दैट्स हाउ दे मोस्टली लिव. नाउ इफ एन एलिफेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने साल से जी के उसने एक अडैप्शन पैटर्न निकाला है. गिवन इट्स साइज इट हैज़ टू ईट अ लॉट. तो टन्स ऑफ फूड एक दिन में वो खाता है. और अगर बाय द वे एलिफेंट के सामने कोई ऐसी ज़मीन आई है जहाँ पे बहुत सारा खाना है, डिस्पाइट दैट, इवन आफ्टर काउंटिंग दैट, एलिफेंट मूव करके खाते हैं. वो एक दिन में कम से कम मिनिमम 14 मैक्सिमम 50 माइल्स के आसपास मूव करते हैं. इसका मतलब कम से कम 40 से 100 किलोमीटर के आसपास वो एक दिन में चलते हैं. एलिफेंट इतना एक दिन में मूव करते हैं. वो चलते चलते खाते हैं, वो कभी एक जगह रुक के नहीं खाते, अनलाइक अदर एनिमल्स. बाकी एनिमल एक जगह रुकेंगे, वो खाएंगे और वहाँ रुक जाएंगे जब तक किसी प्रेडेटर का डर ना हो. वो आराम से गाय भैंसों को कभी देखना वो चिल मार के बैठी होती है. एलिफेंट ऐसा नहीं करता. उसको चाहे अच्छा खाना भी मिल जाए वो मूव ज़रूर करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि एलिफेंट का जो साइज़ इतना बड़ा है कि पहली बात उसको रेगुलर फूड चाहिए. दूसरा उसको न्यूट्रिशनल वैरायटी चाहिए. आजकल हम ह्यूमन बीइंग नहीं कहते कि मतलब जैसे चना और इससे मैगडी के खाने से न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट नहीं होती. एलिफेंट के लिए भी इतना ही इक्वल है. इनफैक्ट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस. दे नो कि नॉट ओनली दे हैव टू ईट लॉट ऑफ फूड, दे हैव टू ईट न्यूट्रिशनल वेराइटी, जिससे कि उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल वेराइटी सेटिस्फाई हो सके. इसलिए वो कभी एक जगह नहीं रुकते. दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव एक्वायर्ड द इंटेलिजेंस. उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर एक जगह रुकेंगे तो उस इकोसिस्टम को थ्रेटन करने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत खाते हैं. इसलिए वो उस जगह थोड़ा खाएंगे और आगे मूव जाएंगे. तो जितना उन्होंने यूटिलाइज किया है, जब तक वो आगे जाते हैं वो इकोसिस्टम वापस रीजनरेट हो जाता है. सो दैट्स हाउ दे इकोसिस्टम को भी बेनिफिट करते हैं और खुद को भी. इनफैक्ट उनकी वजह से वो खाते खाते दे एक्चुअली एक्सक्रीटेड सो मेनी टाइम. यहाँ थोड़ा सा एक्सक्रीट किया, आगे जाके एक्सक्रीट किया, तो वो बीज पूरे
जंगल में फैलाए आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे से अमेज़न के जो इतने फेमस जंगल हैं, कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया तो वो एलिफेंट्स ने किया है। एंड दैट्स उनको गार्डन्स ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, गार्डनर, जो कि मतलब पूरे जंगल को फैलाने में मदद करते हैं। तो इकोसिस्टम को बहुत मदद करते हैं वो उसको मतलब जैसे माली नहीं काम करता था कि एक्स्ट्रा को काट देगा और बीज फैला देगा जिससे कि नया इकोसिस्टम बनता रहे। और वो खुद के लिए भी बहुत प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम को कभी एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो उसको मदद करते हैं, उनको न्यूट्रिशनल वैरायटी मिलती है। इनफैक्ट वो इतने स्मार्ट होते हैं कि साल में कम से कम वो 2-3 पिलग्रिमेज करते हैं। इसका मतलब अगर वो बीच में है लैंड में तो वो सी शोर तक जाएंगे जिससे कि वहाँ सॉल्टी वाटर पी सकें, जिससे कि उनकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सके। सो दे आर वेरी स्मार्ट। बट द क्वेश्चन लाइज इन हेयर, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम में सवाल पूछा कि एलिफेंट मैट्रियार्कल सोसाइटी थी इसलिए। नहीं, वो सवाल तो ज्योग्राफी वाले टीचर डील करेंगे ना, मैं सोसाइटी में क्यों पढ़ा रही हूँ। सवाल ही बनता है एलिफेंट को इतनी नॉलेज कैसे है? Because of their silent behavior. Because their grandparents have taught them so. ये जो नॉलेज है उनको वो सालों से मिली है, हजारों सालों की एक्वायर्ड नॉलेज है। और मैंने शुरुआत में क्या बताया था, वो हर्ड में रहते हैं। उनके जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट सबसे बूढ़ी औरत को देते हैं। मैट्रियार्कल सोसाइटी ना, सबसे बूढ़ी जो फीमेल होगी उनकी हर्ड की, वो उनको गाइड करती है कि इस मौसम में हमें यहाँ जाना है, ये वाला फ्रूट मिलेगा। तो कम से कम 15,000 वेराइटी ऑफ फ्रूट्स खाते हैं और उनको पूरे जंगल का मैप अपने दिमाग में याद होता है। और ये जो नॉलेज कि उनको वैरायटी खानी है, ये उनको उनके एक्सपीरियंस से मिली है। क्योंकि उनके जो बुजुर्ग होंगे कहीं रुके होंगे और रुकने से उन्होंने देखा होगा कि इकोसिस्टम ख़त्म हो गया, एंड दैट्स व्हाट दे लर्नड। और उन्होंने अपनी जनरेशन को यही नॉलेज क्या की, पास ऑन की। समझ में आया? कोई भी लिविंग बीइंग कुछ भी इसीलिए सीखता है क्योंकि उसके बुजुर्गों ने सिखाए थे, और उसके बुजुर्गों ने क्या किया था, गलतियां की थी, और उस गलतियों से क्या बने, रूल्स बनाए सोसाइटी के लिए। और इसीलिए सोसाइटी में जब भी कोई नॉलेज ट्रांसमिट होती है, कोई रूल बनती है, वो किस लिए होती है, पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। समझ में आया? सो व्हाई दैट इंटेलिजेंट, क्योंकि कोई इंटेलिजेंस कोई एक इंडिविजुअल जनरेट नहीं करता। इंटेलिजेंस सालों से आती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के प्रोसेस से आती है। मैं गेटिंग दिस? इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन नेचर में एक नॉलेज लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स ने, उन्होंने उसको पास ऑन किए। और आप देखोगे हर जंगल में अलग अलग नॉलेज है। ऐसा नहीं कि सभी एलिफेंट के पास सेम नॉलेज है, नहीं। अमेज़न के जो एलिफेंट है वो अलग बिहेव करते हैं इंडियन एलिफेंट से, क्योंकि इकोसिस्टम अलग अलग है। इसीलिए अलग अलग नॉलेज उन्होंने क्या किया, एक्वायर किया। और सेम आप ह्यूमन सोसाइटी में देखोगे। एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब मैं यहाँ पे एलिफेंट सोसाइटी का कंपैरिजन करके यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। कहते हैं ना, सोशलाइज करो यार, तुम जाओ थोड़ा सा दूसरों से सोशलाइज करो। सुनाता होगा ना ये, उसका मतलब क्या हुआ? सोशलाइजेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। जब आप किसी से मिलते हो, गॉसिप के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तुझे पता है उसको फायर कर दिया, क्यों? काम नहीं कर रहा था। सो यू नो कि ना काम अच्छे से करना है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो इज राइट दिस डेफिनेशन हेयर, सोशलाइजेशन। So what is socialization? It is the process Transmission of knowledge from one generation to another through social interaction.
कोई डाउट? तो एलिफेंट सोसाइटी में क्या हो रहा था? सोशलाइजेशन हो रही थी। इसीलिए जब एलिफेंट छोटे होते हैं वो अकेले नहीं रहते। वो कब अकेले होते हैं? जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे में उनको क्या चाहिए? उनके माँ बाप का सहारा चाहिए, क्योंकि वो उनको वो नॉलेज ट्रांसमिट करेंगे। सेम ह्यूमन सोसाइटी में होता है। जब तक हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होती तब तक हम इतने छोटे होते कि दीवारों को भी चाटते हैं। तो जब तक हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती क्या सही है क्या गलत है, हम किसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं? अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं, बिकॉज दे विल बी ट्रांसमिटिंग द नॉलेज। बट इज द नॉलेज इनफ? नो। इज द नॉलेज इनफ जो पेरेंट्स हमको ट्रांसमिट करते हैं? नहीं होती। तो फिर हम और भी मीन्स ऑफ सोशलाइज करते हैं, और भी लोगों से सोशलाइज करते हैं। कहाँ और सोशलाइज करते हैं? रिलीजन और एग्जैक्टली एजुकेशन, स्कूल और फ्रेंड्स। और अभी तो आजकल टीवी, सोशल मीडिया भी सोशलाइज, मतलब दैट ऑल्सो ट्रांसमिट द नॉलेज। आई डोंट नो हाउ मच यूजफुल दैट इज, बट स्टिल दे डू। सो वी आर गेटिंग द नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। लेकिन वो वाली इंटरेक्शन जहाँ हमारी प्रीवियस जनरेशन हमें कोई नॉलेज आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करती है, उस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। दिस नॉलेज, जो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, द हेरिटेज, कल्चर नॉलेज, जो कल्चरल, जो एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, जो मैं प्रीवियस 1000 ईयर्स से एक्वायर की है, इस नॉलेज को कहते हैं कल्चर। तब तक जब कल्चर वर्ड आता था क्या दिमाग में आता था? नहीं, इससे पहले तो कल्चर का मतलब दिवाली, कल्चर का मतलब होली, ऐसे कल्चर ना, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर। सो व्हाट अ कल्चर रिप्रेजेंट्स इज नॉलेज, जो सालों से, तो अब तक जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया था, उनको सिखाया था क्योंकि वो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है, दे ट्रांसमिटिंग दैट, वो उनके लिए हेल्पफुल थी, वो आपको ट्रांसमिट करते हैं। तो कल्चर इज अ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये जो हेरिटेज होती है इसको हम कल्चर कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर समझा हमने। अब आते हैं अपने मेन सोशल गोल पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोशल सोसाइटी समझने से पहले सबसे पहले हम सोशल ग्रुप समझेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सोशल ग्रुप। A social group is a collectivity of people with certain common characteristics. Collectivity of people with certain common characteristics. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ना अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या है। सबसे पहले इट इज कलेक्टिविटी ऑफ पीपल विथ some common characteristics. यहाँ पे इस पे ध्यान देना है, कलेक्टिविटी ऑफ पीपल। ग्रुप का मतलब तो कलेक्टिविटी ऑफ पीपल ही हो गया ना। सो हाउ सोशल ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम एनी ग्रुप। मूवी देखने के लिए कम से कम 20 लोग हॉल में बैठे हैं, क्या वो सोशल ग्रुप बन जाएंगे? No, because that's where I'll differentiate. They have some common characteristics. And what are those And what are those common characteristics? Let me mention that. The common character is number 1, there has to be stable and continuous interaction. Continuous pattern of interaction. जब लोग मूवी देखने आते हैं क्या उनमें आपस में कोई कॉमन इंटरेक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूस रहेगा सालों साल तक, कि नहीं भाई हम लोग दीवाने देखने गए थे तो अब हम सब डेली में हम हर हफ्ते मिलते हैं या हर महीने मिलते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, राइट। तो सोशल ग्रुप होने के लिए सबसे पहले स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए। वो कहाँ हो सकता है? आपकी फैमिली में हो सकता है कि फैमिली मूवी देखने गई थी, अब जितना थिएटर था उसमें से एक फैमिली एक सोशल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं।
आपकी सिस्टर आपसे करेगी, आपके ब्रदर आपसे रेगुलरली इंटरेक्ट करेगा, आपकी मदर का रेगुलर इंटरेक्शन होगा, फादर का रेगुलर इंटरेक्शन होगा। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज देयर हैज टू बी स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। एक बार मिल लिए या फिर बाई चांस कभी 2 साल बाद मिल लिए, इट्स नॉट अ सोशल ग्रुप। स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। नंबर 2, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। A common sense of identity or interest। एक सोसाइटी होने के लिए आपके पास एक कॉमन आइडेंटिटी या इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हिंदू इज अ सोसाइटी, वाई? दे ऑल रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज हिंदू। Muslims are society because they all recognize themselves as Muslim. Jains are society, even Biharis are society because they recognize themselves belonging to Bihar and they have a common identity because of that. Similarly, Karnataka, Malayalis, they are also identity, एक common language इनको bind करती है. So that's why they have a common sense of identity. जैसे बिहार, they take pride that they belong to Bihar state and that has become their sense of common sense of identity. या फिर कोई रिलीजियस आइडेंटिटी अगर किसी के पास होगी तो वो उसका एग्जाम्पल है। सो जस्ट अ कलेक्टिविटी ऑफ पीपल इज नॉट ग्रुप, दे हैव सम अदर फीचर्स एज वेल, स्टेबल इंटरेक्शन, कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, ठीक है, तो कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई, ये हो गया आपका, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। एक कॉमन नॉर्म और वैल्यू का एक्सेप्टेंस होना, दैट मीन्स दे आर गाइडेड बाय सम कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल। जैसे जैनिज्म में देयर इज अ कॉमन प्रिंसिपल, नॉन वायलेंस। जैनीज एज मच एज पॉसिबल वेजिटेरियन रहते, उनका क्या, नॉट एनिमल, वो प्लांट को भी हार्म नहीं करना चाहते, तो दे सर्टेन प्लांट्स आर एक्चुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम देयर डाइट। इनफैक्ट वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की कोशिश कम करते हैं, वाई? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हर्ट इन दैट प्रोसेस। सो दे सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन वैल्यू, व्हाट इज कंपैशन टुवर्ड्स एंटायर बीइंग, नॉन हार्मिंग, नॉन वायलेंस। ऐसे मुस्लिम सोसाइटी में नॉट यूज ऑफ अल्कोहल, वो आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं देखोगे। सो दैट सर्टेन वैल्यू, इंटॉक्सिकेट नहीं करना अपने आप को किसी भी तरीके से, गाइड। हिंदू सोसाइटी की अपनी वैल्यूज होती हैं, हिंदू सोसाइटी में ऑल्सो दे ओन वैल्यू, सेम जैसे बाकी रिलीजन्स में भी होता है कि एम्पैथी, कंपैशन, एंड दैट वी आर ऑल आर सोल बियॉन्ड आर ह्यूमन आइडेंटिटी, वी ऑल आर सोल, वी आर एक्चुअली वेरी मच लाइक ईच अदर। तो ये जो कॉमननेस है दैट वी ऑल आर वन, वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, तुम और मैं भी एक हैं, दिस गाइड्स अ हिंदू वैल्यू सिस्टम। सो देयर सर्टेन कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, एक कॉमन वैल्यू जिसको हम कहेंगे वो एक जो समाज की जो कहते हैं जो वैल्यूज हैं वो उनको बाइंड करके रखती है। सो दैट्स हाउ अ सोशल ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। ठीक है, अब सोशल ग्रुप के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। एक हुआ प्राइमरी ग्रुप, और दूसरा हो गया सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप आर दोज ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप दोज ग्रुप होते हैं जहां पे रेगुलर, इंटीमेट, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। रेगुलर, इंटीमेट, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पे रेगुलर, इंटीमेट, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे फॉर्मल, यहाँ पे इंटीमेट इंटरेक्शन है, वहां पे फॉर्मल और नॉन फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। ठीक है, दीज आर स्मॉल एंड दीज आर लार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मल इंटरेक्शन होगा,
इंटीमेट नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, यहां पे फॉर्मल इंटरेक्शन है। फॉर्मल, इम्पर्सनल। प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? जहां पे आपकी रेगुलर और फेस टू फेस इंटीमेट पर्सनल इंटरेक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फैमिली, फ्रेंड्स। फैमिली में रेगुलर इंटरेक्शन होती है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, और पर्सनल इंटरेक्शन है और स्मॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फॉर्मल इंटरेक्शन इम्पर्सनल हो, इसका एग्जाम्पल? नहीं नहीं, फ्रेंड्स में फॉर्मेलिटी थोड़ी ना होती है। फॉर्मेलिटी मतलब अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगी तो मैं पहले होंगी डियर सर, डियर मैडम, या फिर आई एम इंटरेक्टिंग लाइक दिस, आई हैव टू नोटिफाई दिस, आई हैव टू डू दिस। आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे थोड़ा ना मेल या मैसेज लिखते हो। एग्जैक्टली, स्टूडेंट टीचर, वर्क रिलेशनशिप, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो आउटसाइड द एम्बियंस ऑफ, जब भी आप अपने घर से बाहर चले जाओगे एक फॉर्मेलिटी के साथ आप बात करते हो, एक हाथ मिला के उस तरीके से। सो दैट इज व्हाट अ फॉर्मल। सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप इज योर फैमिली, सेकेंडरी ग्रुप इज दिस। जब हमारी पुरानी सोसाइटी हुआ करती थी, प्राइमरी ग्रुप ज़्यादा हुआ करते थे, ट्राइबल्स होते थे, लोगों को इंटीमेट इंटरेक्शन होता था। तब कोई एक दूसरे को खत, इस तरीके से खत नहीं लिखा करता था कि प्रिय महोदय ये हो सकता है क्या, नहीं नहीं। पहले बहुत फेस टू फेस इंटरेक्शन। जितनी सोसाइटी आगे मॉडर्न सोसाइटी होती है उतना ही हमारे इंटरेक्शन फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल इंटरेक्शन डोमिनेट करने लगते हैं आपके। ठीक है, अच्छा। In a society there are multiple social group and social institutions. Multiple social group कैसे? फैमिली है, एजुकेशन है और रिलीजन है। रिलीजन इज ऑल्सो सोशल ग्रुप, और रिलीजन के अंदर भी मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदुज़म हो गया, इस्लाम हो गया। तो एक सोशल ग्रुप में, एक सोसाइटी में मल्टीपल सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, और जो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप होता है वो होती है सोसाइटी। सो सोसाइटी इज व्हाट? Society is also a social group, which is the largest social group which can accumulate the smaller groups within themselves with some commonness of identity or interest. अब जैसे इंडियन सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी के अंदर कितने छोटे छोटे सोशल ग्रुप आते हैं ना, आएंगे ना। कौन कौन से हैं? हिंदू आ गए, जैन आ गए, एग्जैक्टली। और भी सोशल ग्रुप हैं, जैसे आइडियोलॉजी बेसिस भी होंगे। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते हैं, कुछ लेफ्ट को फॉलो करेंगे, कुछ राइट को फॉलो करेंगे, कुछ। लेकिन इन सबको यूनाइट करने वाला क्या फैक्टर है? नहीं, इंडियननेस। रिलीजियस पीस थोड़ी ना हुई, लड़ते हम तो आपस में। इट इज, दैट्स व्हाट वी वांट, बट व्हाट एक्चुअली यूनाइट्स ऑल ऑफ देम? इवन इफ लाइक अ हिंदू मुस्लिम इज नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कॉमन आइडेंटिटी कौन सी है दोनों के बीच में? दे आर इंडियन। क्योंकि लड़ते तो वो रहेंगे, दे फाइट। एक कम्युनिस्ट, एक मतलब राइट और लेफ्ट आपस में नहीं बैठ पाते, एक दूसरे के साथ वायलेंस पे भी उतर आते हैं। बट व्हाट बाइंड्स देम? इंडियन सोसाइटी। सिमिलरली हिंदुज़म के अंदर भी और फैक्शंस होते हैं, इस्लाम के अंदर भी और फैक्शंस होते हैं, जैसे सिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन उनको बाइंड क्या करता है? रिलीजन बाइंड करता है। और डिवाइड क्या करता है? सेक्ट। सो एक बड़ी सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी सबसे बड़ा सोशल ग्रुप होता है। सो बेसिकली ये सोशल ग्रुप हो गया डेफिनेशन के हिसाब से, सोशल ग्रुप है। तो इसके अंदर सोसाइटी भी एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, बाकी छोटे छोटे ऐसे सोशल ग्रुप यहाँ लाई करते हैं। So society is also social group, but largest social group which can encompass all other social groups. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। Society is the most evolved social group. Society is the most evolved social group in which other social group lies.
सो इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ लॉट ऑफ सोशल ग्रुप्स. इसके और फीचर्स भी लिख लो. It is more institutionalized and organized. ठीक है, तो ये सोसाइटी होगी which is also a social group which is basically collaboration of other social group united by some common identity और इंटरेस्ट. ठीक है, जैसे चाइनीज सोसाइटी में आइडेंटिटी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लाइन करता है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. और इसके फीचर्स हमने क्या क्या पढ़े, क्या बताया मैंने इसका फीचर्स. इट इज़ मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. इट इज़ मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड and organized. And in Chinese society, there is a common identity of all the citizens. हाँ, there is मतलब not everybody. They are Confucius and Buddhism also there. हाँ, there are. Yes, there are. But उनका जो common interest है, which is like ideology based, that is like dominant feature. अब society में क्या होता है, एक सोसाइटी में मल्टीपल सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब वो सोशल ग्रुप आइडेंटिटी बेस्ड भी तो हो सकते हैं. अब जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी. अब जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इजराइल. इजराइल एक ऐसी सोसाइटी है जो कि रिलीजियस बेस्ड है. इसका मतलब कॉमन आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी को बाइंड करती है. लेकिन उसके अंदर और भी छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि आइडेंटिटी बेस्ड है. जैसे वहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे इस्लामिक और वो भी है ग्रुप जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज नहीं हो रही है. तो मतलब और भी सोशल ग्रुप हैं जो कि आइडेंटिटी बेस्ड हैं, वो भी अंदर एक्यूमुलेटेड है. चाइनीज सोसाइटी मोर आइडियोलॉजी बेस्ड मानी जाती है और इंटरेस्ट बेस्ड मानी जाती है. इसका मतलब they are based on idea of Marxist idea कि we are above religious ideology. In fact religious ideology को ज़्यादा importance दी नहीं जाती. common exhibition होना भी नहीं चाहिए religious ideology मतलब religious values का. तो वहाँ पे interest dominate करता है कि everyone should be treated equal. everyone like class based society नहीं होनी चाहिए. basically सबके पास इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू यूनिवर्सल गुड होना चाहिए. तो उस बेसिस पे वो ऑर्गेनाइज्ड है. बट दैट डज नॉट मीन कि रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता. वो ऑर्गेनाइज ज़रूर एक इंटरेस्ट के बेस पर है. बट हाँ, लोग वहाँ पे खुद को क्रिश्चियन भी रिकॉग्नाइज करते हैं, इस्लामिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, कन्फ्यूजन फॉलो करते भी रिकॉग्नाइज करते हैं. मतलब लोग तो, एक इंसान के पास तो मल्टीपल आइडेंटिटी हो सकती है ना, बस एक डोमिनेट कर जाती है. समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं, पूछ लो मुझसे. एक भी इंसान के पास मल्टीपल आइडेंटिटी हो सकती है. जैसे एज अ पार्ट ऑफ इंडिया आई एम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. राइट नाउ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट आई एम हिंदू तो. सो एज अ सोशल ग्रुप मैं हिंदू में भी बिलोंग करती हूँ. अब देखो मेरा पैरामीटर बदल सकता है. जैसे जब मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो हिंदू सोशल ग्रुप हो गया. लेकिन जब मैं हिंदू सोसाइटी की बात करूँगी तो मैं कास्ट सोशल ग्रुप में आ जाऊंगी, उससे छोटा सोशल ग्रुप. और जब मैं कास्ट सोशल ग्रुप के बारे में, कास्ट एक सोसाइटी हो जाएगी मेरी, तो उससे छोटा सोशल ग्रुप और ढूंढ लूँगी जो कि उसके नीचे आता होगा, कि उसमें भी गोत्र होते हैं, सब गोत्र होते हैं. ऐसे इस्लामिक में भी मैं कर सकती हूँ, ऐसे जैन में भी कर सकती हूँ मैं. तो पैरामीटर चेंज होता रहेगा कि मैं कौन सी सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं. इसमें तो ऐसे सर्कल्स हैं. ये रही इंडियन सोसाइटी,
उसके अंदर ये आएगा हिंदू सोसाइटी, हिंदू के अंदर भी फिर कास्ट सोसाइटी आएगी, फिर ऐसे करके मेरी मल्टीपल आइडेंटिटी। अब ये देखो, अब इंडियन सोसाइटी का मैंने ऐसे बनाया है। अब इंडियन सोसाइटी करके अगर मैंने रिलीजन के बेसिस पे नहीं, खुद को जेंडर के बेसिस में रिकॉग्नाइज किया, तो ये देखो मेरा वुमेन सोसाइटी। वैसे वुमेन सोसाइटी कम दिखाई देती है, कभी कुछ कुछ ग्रुप होते हैं, बट मेरी एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, इसलिए वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में आ सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। सो व्हाट हम क्या बात कर रहे थे कि सोसाइटी मोर इंस्टीट्यूशनलाइज और ऑर्गेनाइज होती है। और इनफैक्ट क्योंकि सोसाइटी भी एक सोशल ग्रुप है, जब एक सोशल ग्रुप बड़ा हो जाता है तो जो उसका जो इंटरेक्शन है वो फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल इंटरेक्शन। छोटे सोशल ग्रुप में इंटरेक्शन इंटीमेट होता है जैसे फैमिली, लेकिन बड़े सोशल ग्रुप में फॉर्मल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया इंस्टीट्यूशनलाइज और ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या है? किसी इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ मुझे, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ। एग्जैक्टली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास बात क्या है? हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। एक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, चीज़ें एक पैटर्न में होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। समझ में आया ना? एक वर्क प्लेस में पैटर्न होता है, वहाँ पे डिफरेंट रोल होंगे। अब जैसे ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे रोल है, सबसे ऊपर डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर के नीचे आएंगे और भी कुछ मैनेजर्स होंगे, उनका नाम अलग अलग होगा। पहले एसोसिएट डायरेक्टर, फिर मैनेजर आएंगे, फिर उनके नीचे कंटेंट क्रिएटर आ गए, इसके नीचे मेंटोर आ गया, इसके नीचे कुछ और आ गया। तो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मतलब क्या होता है? चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हैं और पैटर्न्ड हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये पैटर्निंग आ जाती है, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। समझ में आ गया? अब मैनेजर के पास फिक्स रोल है, उसको वो बार बार रिपीट करना है। दिस पैटर्निंग, जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो उसी बिहेवियर में, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है एटॉमिक एग्जाम्पल। कोई भी जो मेटल होता है, कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें एटम खुद को रिपीट करता रहता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। पढ़े थे ना, मतलब जब फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्रिस्टल होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग, फिर इसीलिए मेटल बनते हैं क्योंकि अलग अलग पैटर्न, NaCl का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो जब एक पर्टिकुलर यूनिट, फंडामेंटल यूनिट खुद को एक पर्टिकुलर तरीके से ऑर्गेनाइज करे, स्ट्रक्चर करे, ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। पैटर्निंग से एक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी क्या? पैटर्निंग, पैटर्निंग से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और ऑर्गेनाइजेशन में जब सब अपना रोल एक पर्टिकुलर तरीके से प्ले करते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे ही सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है? सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं? बताओ, सोसाइटी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास, जहाँ में ऑर्गेनाइजेशन है, तुम फरियाद लेके जा सकते हो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या NW क्या है? वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन। हाँ ठीक है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। और बताओ, अच्छी बात है। और सोचो और सोसाइटी में कौन से इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? फैमिली, एग्जैक्टली। फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब देखो, क्या फैमिली में हायरार्की नहीं है? किसी एक फैमिली में ग्रैंडफादर इज हेड ऑफ द फैमिली। अगर मैं जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ, राइट, घर का बड़ा डिसीजन कौन लेता है? ग्रैंडफादर। इफ ही इज अलाइव और उनकी अथॉरिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो ग्रैंडफादर। उसके नीचे कौन आते हैं? उनके सन वगैरह।
एक सन 1, सन 2, सन 3। एल्डेस्ट सन की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इनकी वाइफ भी होती है सबके साथ, सब्स्टिट्यूटिंग वाइफ, और ये सब भी अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, जिसके से सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। एक इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक वर्किंग प्लेस में जाके देना कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन सब की वाइफ होती है, जिसमें कभी कभी पावर स्ट्रगल भी होते हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे। फिर पावर कहाँ आ रही है पेट्रियार्कल सोसाइटी में? सन 1, सन 2, सन 3। सबसे बड़े सन के पास ज़्यादा पावर, पावर 1, पावर 2, पावर 3, एंड रिस्पेक्टिव हस्बैंड की पावर से वाइफ की पावर आ रही है। उसके बाद बच्चे हैं। और मुझे बताओ, अगर तुम बच्चे अपनी फरियाद लेके जाओगे तो सबसे पहले किसके पास लेके जाओगे? कोई भी फरियाद कुछ करवाना है तो किसके पास लेके जाओगे? ग्रैंडफादर के पास सीधा, या पहले मम्मी को मनाओगे? हायरार्की फॉलो करोगे ना। मम्मी हैज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि पापा को परसुएड कर सकें, फादर हैज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ग्रैंडफादर। लेकिन अगर ग्रैंडफादर सन का रिलेशनशिप बन चुका है तो मे बी शायद सीधा ऊपर जाके फरियाद तुमने और हायरार्की सीख ली है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, क्योंकि ग्रैंडफादर को कन्विंस कर ले तो बाकी सब भी कन्विंस हो जाएंगे। तो एक तो क्या है, सीधा टॉप में जंप करना, एक पूरी हायरार्की को फॉलो करना। तो क्या फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है? एग्जैक्टली। और क्या रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है? बताओ। एक हिंदू सोसाइटी में सबसे ऊपर प्रीस्ट आता है, राइट, जिसका रोल क्या होता है? सोसाइटी के लिए नॉर्म्स वैल्यू बनाना और फिर उनको बुक्स में लिख के रखना। जैसे मनु रोट धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, और उसमें जो रोल्स और स्टेटस है वो अब सब पे अप्लाई होते हैं। सो व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज मेकिंग लॉज फॉर द इंटायर सोसाइटी, और इंटायर सोसाइटी उसी पे रन करती है। क्या ब्राह्मण्स को ये हक नहीं था? पहले वो डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद कौन फॉलो करता था? सब नीचे। फिर कौन आते थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय आते थे, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते थे, और उनके पास फिर और भी पावर होती थी। नॉलेज वॉज द पावर फॉर प्रीस्ट, देन स्ट्रेंथ वॉज द पावर फॉर द किंग। क्षत्रिय वो अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते, तो उसका क्षत्रिय आते। क्षत्रिय के नीचे कौन आते? वैश्य आते थे। इनके पास कौन सी पावर होती थी? एग्जैक्टली, इकोनॉमिक पावर। वो पैसे से इन्फ्लुएंस करते थे। और पावरलेस कौन से होते थे? शूद्र। तो क्या एक हायरार्की नहीं है? क्या एक पैटर्न नहीं है? किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ वैल्यूज से रन करती है। फैमिली में वैल्यू होती है, रिलीजन में वैल्यू होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। क्या क्या हुए? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर रन बाय पर्टिकुलर वैल्यू। समझ में आया? सो रिलीजन इज ऑल्सो व्हाट? इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी हायरार्की है। ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्टीट्यूशन, वो तो पता ही है। समझ में आया? तो सोसाइटी में क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी के भी सोशल इंस्टीट्यूशन। दैट्स व्हाई दिस क्लास इज इंट्रोडक्टरी क्लास, बिकॉज आई विल यूज दिस टर्म एंड आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज कि ये वाई इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अगली बार तुम ऐसे बात करोगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन कैन बी यूटिलाइज टू ब्रिंग अ प्रोग्रेस इन सोसाइटी। कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन? फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन नीड्स द मोर चेंज, क्योंकि जब हम ये रिलेशनशिप क्या है? हायरार्किकल है कि वुमेन की पावर हस्बैंड से कम है। जब ये बराबरी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, तो सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा क्या? कि जब फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बदलता है तो क्या रिलीजन नहीं बदलेगा? क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बदलेगा? सो चेंज कम्स फ्रॉम अ फैमिली। यहाँ पे जो वैल्यू हम सीखते वही हम रिलीजन में लेके जाते हैं, वही हम पॉलिटी में स्टैब्लिश करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस सोशल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू होती है। ये जनरेशन इन जनरेशन्स को वैल्यू ट्रांसमिट करती है। तो जो सोशलाइजेशन हम बात कर रहे थे, क्या वो सोशल इंस्टीट्यूशन में नहीं है? समझ में आया? सो फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सो व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक सोशल ग्रुप जहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी, वो तो सोशल ग्रुप की डेफिनेशन हो गई।
So social institution, from where there is a hierarchy of power. हाँ वहाँ देर इज नॉट ऑलवेज हायरार्की ऑफ पावर. कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन में हायरार्की नहीं होती. जैसे यही फैमिली अगर वेस्टर्न सोसाइटी में होगी तो क्या हायरार्की होती है? नहीं ना, वहाँ मैन एंड वुमेन के बीच में हायरार्की नहीं है. सो सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच हैज ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ बिहेवियर गाइडेड बाय वैल्यू. तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लिख लो. A social group which is organized and arranged in a particular way due to pattern of social behavior. Due to patterning of social behavior. Due to patterning of social behavior. है ना? तो ये क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पैटर्निंग को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं. तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन. और अगर जो कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनाइज हो जाती है और जब वो मतलब क्या हो जाती है, उसमें पैटर्निंग आ जाती है गाइडेड बाय वैल्यू, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ना हो वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होती. ठीक है, चलो ठीक है. एक एग्जाम्पल देती हूँ. 10 लोग हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं. क्या वो इंस्टीट्यूशन है? नहीं. क्यों? एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मतलब हायरार्की थोड़ा है क्या? नहीं है. 10 लोग हैं, लेकिन वहाँ उनमें से एक खुद को लीडर ऑर्गेनाइज कर दे और बोल दे ये 3 मेरे असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप इन तीनों से बात कीजिए, और बाकी 4 लोगों को उनके नीचे ऑर्गेनाइज कर दे. तो फिर वो क्या हो गई? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. तो फिर अब वो खुद को स्पेशली अब वो जाके रजिस्टर भी कर ले तो क्या हो गई? पॉलिटिकल पार्टी. दैट्स हाउ एक अनऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन बनता है. समझ में आया? सो दैट्स अ पैटर्निंग. जैसे तुमने बोला पैटर्निंग बहुत ज़रूरी है. वहाँ पैटर्निंग नहीं है, सब कोई रैंडम बिहेवियर कर रहा है कि चलो ठीक है आज मैंने पोस्टर बना लिए, आज मैंने ये कर लिया. रैंडम है. पैटर्निंग कब आती है? जब सबको अपना रोल मिल गया, एक लीडर बन गया, वो डिसाइड करेगा, बाकी मैनेजर्स बन गए, वो बाकी लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, और नीचे वाले काम कर रहे हैं कि एक पोस्टर बना रहे हैं कि बना रहे हैं. अब पैटर्न होगा, अब वो उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे. जैसे ही यहाँ पे मदर और फादर के पास रोल है और वो उसको रिपीट कर रहे हैं. फादर विल प्रोवाइड, जॉब करेगा. मैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करी, मॉडर्न नहीं. ही विल डू द जॉब. और ट्रेडिशन चलेगा तो हंटिंग करेंगे, और मदर क्या करेंगी? गैदर करेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगी, उनको सोशलाइज करेंगी. इसका मतलब नॉलेज ट्रांसमिट करेंगी. सो दिस पैटर्निंग, जब एक पर्टिकुलर रोल मिल जाता है किसी को, उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट टर्म और यूज किए, दैट इज सोशल रोल एंड सोशल स्टेटस. आज का टॉपिक आज थोड़ा सा बोर्ड लगेगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है, लेकिन इनके बिना ना आई हैव ऑलवेज सीन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लिख रहे होते हैं वर्ड और मतलब नहीं पता होता क्या लिख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस एंड सोशल रोल. ठीक है. अच्छा, रोल क्या होता है? सोशल रोल तो बाद में बात करते हैं. रोल क्या होता है? बताओ रोल क्या होता है? हाँ, हैज. Every individual has to follow some guideline, and that's why they have some role. Kind of close. Role is actually expected behavioral pattern assigned to a position.
ठीक है, क्या है ये? एक्सपेक्टेड बिहेवियरल पैटर्न असाइंड टू एन इंडिविजुअल, असाइंड टू अ पोजीशन। ठीक है, असाइन टू अ पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी में डिफरेंट पोजीशन होती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन होती है, कैसे? डायरेक्टर की पोजीशन है, रीजनल मैनेजर की पोजीशन है, मेंटोर की पोजीशन है, और क्या सबसे अलग अलग बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है? मेंटोर को क्या करना होगा? गाइड करना होगा। कंटेंट क्रिएटर को क्या करना होगा? कंटेंट बनाना होगा, राइट ना? और डायरेक्टर को क्या करना है? सारी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, कहाँ कितना परफॉर्म कर रहे हैं। एक अकाउंटेंट का काम क्या होगा? हाँ, पूरे फाइनेंस को देखना कि कौन किसको कितने पैसे जाने हैं। तो क्या एक अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो कंटेंट बनाएगा? नहीं। इसका मतलब कोई क्या कैसा बिहेव कर रहा है, उसको बिहेव कैसे करना है, दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न असाइन टू एन पोजीशन। एक पोजीशन से एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सपेक्ट होता है। अगर आपने ये पोजीशन एक्वायर कर ली तो यही बिहेवियर आपसे एक्सपेक्टेड होगा। जैसे क्या फादर एक पोजीशन नहीं है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट होता है? डेली नीड्स, राइट? जो पैसा दे घर में, खाने पीने के लिए चीज़ हो। मदर से क्या एक्सपेक्टेड होता है? एग्जैक्टली, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। कोई बात नहीं, आई लेड यू देयर, वी विल गो टू द रोल स्टीरियोटाइपिंग एज वेल। ठीक है, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई आस्क यू टू डू सो लाइक दिस, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। दिस इज कॉल्ड रोल, सोशल रोल इन अ सोसाइटी। कि अ पर्सन एक्वायरिंग, क्योंकि एक मैंने इसलिए इंडिविजुअल नहीं बोला, मैंने पोजीशन बोली। फादर इज अ पोजीशन, mother is a position, a child is a position, a grandfather is a position, and with that particular position comes certain set of expectations. Expectation किसकी? एक particular तरीके से behave करने की। So this expected behavior pattern, pattern means बार बार उसी तरीके से कहना है। So expected behavior pattern assigned to a position. Example, father. Example, mother. समझ में आया? But some philosopher says that don't expect, don't create a social role, always believe in a freedom. हाँ, exactly. Why does they say like this? This exists in a very ideal society, because reason being, if we don't create social role and we have a child in society, and when we have guardians and we have given them role, क्योंकि हम सोसाइटी में रोल क्यों बनाते हैं? सो दैट वी आर कैटरिंग टू द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। जैसे एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों बनता है? हम एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उसमें डिफरेंट पोजीशन क्रिएट करते हैं, राइट? सो दैट हम सबकी नीड्स को कैटर कर सकें। जैसे दिस इज ग्रैंडफादर एंड ही विल बी गिवन स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अब इसको डिसीजन क्यों दिए गए हैं? बिकॉज वी बिलीव नॉलेज दैट कम्स विद एक्सपीरियंस इज हैज़ अ प्रायोरिटी। एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आती है वो बेहतर होती है। क्या इस बच्चे की नॉलेज उस ग्रैंडफादर के बराबर होगी? तो इसलिए हमने क्या की, हायरार्की बनाई इन अ आइडियल सोसाइटी। क्या इस बच्चे को सही गलत के बारे में पता है? तो उसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। सो देयर इज अ फादर। वाई? क्योंकि उसकी थोड़ी मस्कुलिन स्ट्रेंथ होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पुरानी सोसाइटी, नॉट न्यू। सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। अ चाइल्ड नीड्स कॉन्स्टेंट फूड एंड सप्लाई, और बचपन से उसको कहाँ से फूड मिलता है? मदर से। दैट्स ए वी क्रिएट सोशल नॉर्म्स सो दैट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ। सो एवरीथिंग हैज़ अ फंक्शन एज वेल एज डिसफंक्शंस। और सोसाइटी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल करती है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, वो बेसिकली उन रोल्स के बीच में स्ट्रगल कर रही होती है। और एक्सट्रीम किसी चीज़ का बुरा नहीं हो, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा होता है बेसिकली। तो ना तो ऐसा है कि जो सोशल रोल है उनके बिना हम जी सकते हैं,
और ना ऐसा है कि जो सोशल रोल दिए गए हैं हमें सिर्फ वही फुलफिल करने चाहिए। समझ में? दो एक्सट्रीम होते हैं, एक तो ये है कि चलो सोशल रोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी ऐसी है जिसने ये बोल दिया कि नहीं, जिसको जो असाइंड है वही करेगा, हम टस से मस नहीं होंगे। और एक सोसाइटी ऐसी जिसके लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, नॉट एट, कोई सोशल रोल की ज़रूरत ही नहीं है ना। बोथ आर डिसफंक्शनल। वाई? मे बी देयर इज़ अ फादर इन सोसाइटी जिसको हाउस हस्बैंड बनना, उसको अच्छा लगता है घर में खाना बनाना, उसको अच्छा लगता है बच्चों को ध्यान रखना, और मे बी वो अपनी वाइफ के साथ रोल रिवर्स करना चाहता है। और आजकल औरतें भी ऐसी हैं जिनको घर बाहर जाके काम करना अच्छा लगता है, जिनको एक्चुअली सोशल रोल नहीं पसंद, जिनको एक्चुअली दे आर नॉट वेरी मेटर्नल, नॉट, आई वुड नॉट से मेटर्नल, बट दे वुड वांट टू, उनको बाहर जाके काम करना अच्छा लगता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, क्या स्ट्रिक्ट वो नहीं है, एक बीच में एक सोसाइटी है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एक सोसाइटी किसी के पास कोई नॉर्म नहीं है जिसमें क्या है, फादर को भी करना, मदर को भी करना, बच्चे के लिए टाइम नहीं है। अब ऐसे सोसाइटी में क्या होता है, बच्चे के अंदर डिप्रेशन होता है, बिकॉज nobody gave the child attention। और बच्चा अटेंशन से ग्रो करता है बचपन में, लव, अफेक्शन, केयर। इसलिए जब हमारे पुराने सोशल रोल टूटने लगते हैं और नए बनने लगते हैं, अक्सर एम्बिग्विटी आ जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा रोल कौन फुलफिल करेगा। जैसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट में भी आगे पढ़ाने वाली थी, जब लोगों को पता नहीं होता कि उनको कौन सा रोल फुलफिल करना है और कौन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। In a social role, expectation are also made. Some if a mother is caring their child, then mother expect from child like this. You should be. हाँ, वो चाइल्ड से एक्सपेक्ट करती है कि चाइल्ड शुड बी। But philosophers say that if you will be independent, then you will be only know to the universal truth and these things. मैंने वही कहा ना, एवरीथिंग इज़ वेरी, हर चीज़ के अपने मेरिट और डिसमेरिट होते हैं। सोशियोलॉजी में तुम ये ज़रूर सीखोगे, सोसाइटी में यू विल लर्न एवरीथिंग हैज़ इट्स मेरिट एंड डिसमेरिट। लाइक इंडिविजुअलिज्म इज़ गुड, वाई? बिकॉज यू आर नॉट अ रेप्लिका ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी एक छोटी सी कॉपी नहीं बन गई हो कि मेरी माँ कुक थी, हाउसवाइफ थी, तो मैं भी हाउसवाइफ बनूंगी, मेरे बच्चे भी हाउसवाइफ बनेंगे। तो मैंने कभी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, क्या पता मुझे फैशन डिज़ाइनिंग अच्छी लगती, पर नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज़ गुड। बट आजकल इंडिविजुअलिज्म के भी ड्रॉबैक्स होने लगे हैं। इंडिविजुअलिज्म के ड्रॉबैक्स क्या, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर है, स्पेशली अगर तुम एंथनी गिडन्स और ऐसे फिलोसोफर्स को पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि इन एक्सट्रीम इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी इंडिविजुअल को फ्रीडम तो मिलती है, बट उसके पास बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ऑफ क्राइसिस होता है। क्यों? क्योंकि जब वो फैमिली में होता था, वो गलती करता था, फैमिली बचाने के लिए आती थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, गलती हो जाती है, राइट? क्योंकि जो उसकी सक्सेस होती थी वो फैमिली की सक्सेस होती थी, तो कभी ईगो नहीं आता था। और जो उसकी गलती होती थी उसको भी फैमिली ओन करती थी, तो कभी उसको ऐसा लगता नहीं कि मतलब कि लाइक उसका पूरे भार और जिम्मेदार सब उसके ऊपर है। लेकिन एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में सक्सेस उसकी है तो ईगो सबसे पहले आता है, और फेलियर भी उसका है। तो जब एक फेलियर होता है, पीपल आर ऑलवेज एट द वर्ज ऑफ सुसाइड। सो सुसाइड रेट राइज इन मॉडर्न सोसाइटी एंड हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, ये डेटा है। समझ में आया? सो एवरीथिंग टेक इट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हमें बिल्कुल सोसाइटी की रेप्लिका भी नहीं बननी, हमें इंडिविजुअलिज्म भी चाहिए, बट डिसफंक्शनल इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए ना। अति हर चीज़ की बुरी होती है। सो दैट्स व्हाट वी लर्न इन सोसाइटी। जैसे हमने ये भी चीज़ सीखी, हमने देखा मार्क्सिज्म क्या होता है, हमने कम्युनिज्म सीखा, हमने देखा कि कैपिटलिज्म क्या होता है, पर वो जब वो दोनों एक्सट्रीम एंड पे रहते हैं ना, वो डिसफंक्शनल है। जब वो दोनों बीच में कहीं आके, जो बुद्धा का मध्यम मार्ग है, इट हैज़ अ रीज़न। प्रैक्टिस एवरीथिंग बट कीप इट विद लाइक एक बैलेंस फॉर्म में रखो, हर चीज़ अपने बैलेंस में ना अच्छी होती है। तो दैट्स ये जब रोल बनाए गए थे तब ये सोसाइटी के लिए फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन इनसे स्टिक होके नहीं रहना है और ना ही इनको कम्प्लीटली अबेंडन कर देना है, क्योंकि स्टिल सबकी नीड के लिए इनको बनाया गया था। सो दे हैज़ टू बी समथिंग, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या हुआ है स्माइलिंग? You got it?
सो वी डोंट हैव टू स्टिक टू दिस, दिस शुड नॉट बी, रोल स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, बट अबेंडन भी मत करो, क्योंकि आप बताओ बच्चे की नीड्स कौन फुलफिल करेगा अगर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि कुछ नहीं करना चाहते, फिर बोलेंगे सो बच्चे मत पैदा करो, अब बच्चे नहीं हो तो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी। सो थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, एवरीथिंग हैज़ इट्स मेरिट एंड डिसमेरिट, ओके। तो सोशल रोल क्या था, एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न असाइन टू पोजीशन, एक पोजीशन के साथ एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न, जब एक बिहेवियर, ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, BEH बिहेवियर है ये, ठीक है। सो द बिहेवियर पैटर्न इज व्हेन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट बिकम्स स्टेटस। जब हम एक बिहेवियरल पैटर्न को, एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न को, दैट मीन्स जब रोल इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, जब रोल हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, उसको कहते हैं सोशल स्टेटस। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेम चीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, अब वहाँ पे नॉर्म्स लगे हो, उसमें वैल्यू लगे। अब जैसे पहले कभी मदर वो रोल करती होंगी, लेकिन जब उस मदर के रोल को लॉ बुक्स पे लिख दिया गया तो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज। अब हम हर माँ से उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। अब हम औरत से, एक्चुअली हम हर औरत से उम्मीद करते हैं कि वो माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो ये करेगी। हम वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी मैन दैट दिस इज इट्स रोल, इससे डेविएट नहीं कर सकते, आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, मनुस्मृति आई, धर्म स्मृति आई, एंड दिस मनुस्मृति एंड धर्म स्मृति इंस्टीट्यूशनलाइज द रोल, राइट ना। उन्होंने माँ और उन्होंने लिख दिया कि एक पिता के धर्म है, एक औरत का ये धर्म है। जैसे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोड, बट लाइक मनुस्मृति सेज दिस कि कार्येषु देश, धर्मेषु देश इस भ्रात, आई डोंट रिमेंबर, बट आई ट्राई टू, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू रिकॉल दैट, और मैं लिख के लेकर आऊँगी। बट इन विच मनुस्मृति सेज कि when female is serving the female, she should be like maid. When she's taking care of family, she should be like a mother. When she's educating herself, she should be like Saraswati. तो he compares a woman to every individual कि उसको हर टास्क कैसे करना चाहिए perfection से. And that's a problem because this leads to role stereotyping. This leads to what? Role stereotyping. Because everything, if has its function, उसके dysfunctions भी होते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, रोल स्टीरियोटाइपिंग। जब हम किसी रोल से reinforcing some particular specific role for some member of society, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, reinforce specific role on specific member of society. Despite their personal ambition or personal desire. इसका और एग्जाम्पल क्या है, कास्ट। अब चाहे एक शूद्र है, लाइक अंबेडकर, he was highly educated, knowledgeable person. Now in a Hindu society, priest generally makes the law, but Ambedkar was desiring a different society. He was knowledgeable. हम कहते हैं सोसाइटी में लॉ बनाने की क्वालिटी उसके होनी चाहिए, who is knowledgeable and who is compassionate. Both the things should come together. Knowledge will bring him the wisdom, जिससे कि वो सबको ऐसा रोल दे जो कि सबके, जो सोसाइटी के लिए फंक्शनल हो. At same point of compassion will give him empathy enough, वो उससे उसकी compassion से जो उसके दया भाव होगा, उससे वो दूसरों को गैर बराबरी नहीं देखे, वो मतलब उस दूसरों सबको बराबर देखेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा. So a lawmaker should be both a wise and a compassionate. उसके पास knowledge और wisdom दोनों होनी चाहिए. And Ambedkar was educated and he was compassionate too. He was coming from a very non-privileged society. एक बहुत ही पीछे backward society से वो आते थे, and that's why he wanted to make a different society.
बट वॉज ही अलाउड टू मेक अ लॉ? क्या आसान था उनके लिए? नहीं. वाई? रोल स्टीरियोटाइपिंग. कहाँ से? कास्ट सिस्टम से. हिंदू सोसाइटी, अधर्म स्मृति created a very caste based society in which a lower caste was not allowed to make laws for the society, क्योंकि वो तो ही लोअर कास्ट तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है. एंड दैट्स अ रोल स्टीरियोटाइपिंग. प्रेजुडाइजिंग, जब प्रेजुडिसेस, हम बाइसेस रखते हैं किसी इंसान के अगेंस्ट कि उसका यही रोल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रोल स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है. तो सोशल रोल, सोशल स्टेटस कुछ फंक्शंस लेकर आते हैं, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो कुछ डिसफंक्शन लेकर आते हैं, जिसमें एक है हमारा रोल स्टीरियोटाइपिंग और दूसरा है हमारा रोल कॉन्फ्लिक्ट या फिर सिंपल कॉन्फ्लिक्ट. सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है. स्पेशली अभी हम यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इनकम्पैटिबिलिटी अमंग डिफरेंट रोल इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट स्टेटस. इसमें क्या? इनकम्पैटिबिलिटी अमंग डिफरेंट रोल individual or a position has according to his or her status. अच्छा मुझे एक बता, क्या एक इंडिविजुअल का एक ही स्टेटस होता है क्या? क्या उसके पास एक ही रोल होता है? एग्जैक्टली, मल्टीपल रोल होते हैं. एग्जाम्पल? एग्जैक्टली, इज अ ब्रदर, एग्जैक्ट, एज वेल एज लाइक सबके मल्टीपल, उसके पास बहुत रोल होते हैं. एंड अक्सर वो रोल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं. स्पेशली एक ट्रांजिशन सोसाइटी में ज़्यादा होता है, जब पुराने वैल्यू से वो नई वैल्यूज़ में जाते हैं, जहाँ नए रोल बनने लगते हैं. एग्जाम्पल, वुमेन, देयर इज अ हायर कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ हायर रोल एम्बिग्विटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट सफर बाय अ वर्किंग वुमेन. क्योंकि जब वो काम करने लगी है, इट हैज़ एक्चुअली एक्वायर्ड न्यू सेट ऑफ रोल्स, बट साथ में उसके पुराने रोल्स कम नहीं हुए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कम नहीं हुई. नाउ देयर इज अ स्टिल एक्सपेक्टेशन कि वो पुराने रोल भी करेगी और अब वो नए रोल भी करेगी, जिसको बहुत सारे फिलोसोफर डबल शिफ्ट भी कहते हैं. कि हुआ क्या, यहाँ पे हमारे मेन है, यहाँ पे हमारे वुमेन है, तो इक्वालिटी के नाम पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि पहले मैन वॉज डूइंग आउटसाइड वर्क and no household work. This is our old society. ठीक है. वुमेन आउटसाइड वर्क नहीं कर रही थी, उसको बाहर जाना भी मना था, लेकिन हाउस होल्ड वर्क वो पूरा करती थी. अब नई सोसाइटी क्या हुई है? न्यू सोसाइटी. मैन इज स्टिल डूइंग आउटसाइड वर्क बट नो हाउस होल्ड वर्क. वुमेन इज डूइंग आउटसाइड वर्क but also household work, and when she is not doing that, there is a role conflict कि हमने तो बोला था तुम काम तभी कर सकते जब घर का काम भी करोगे, right? And many women are suffering from that. This is what a role conflict, and this has become reason for divorces. This has become reason for conflict in family. This has become reason for depression among kids as well, क्योंकि woman is working outside but the husband is not taking responsibility to take care of child too. So in such a case, the child is not getting enough attention, and even other members of family are suffering. Why? Because the elders of the family, जिसकी women ध्यान रखती थी, उनके ध्यान रखने के लिए भी अब कोई नहीं है, and that has caused the role conflict. समझ में आया? So every role in a transition society brings its own advantages and its own challenges. तो ये हम transition society, transition मतलब ये हमारी simple society, simple means जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स पे चलती है, और अब हम उसको कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी. तो सोसाइटी यहाँ से इधर मूव करना शुरू करती है, लेकिन इंडियन सोसाइटी भी यहीं पर है, जंक्शन पे, जहाँ पे मॉडर्न वैल्यूज़ आने लगे हैं, लेकिन अभी हम सिंपल जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनकी रिप्लेसमेंट अभी हम नहीं लेकर आए.
दे जस्टिफाई डाइवोर्स इन मैनर. पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस था. हायर कास्ट की वुमेन काम नहीं करती थी बिकॉज दे वर स्टेटस सिंबल. लेकिन लोअर कास्ट में वुमेन तब भी काम करती थी, घरों में, खेतों में. मतलब घरों में तो करती थी, खेतों में, बाहर वाए, क्योंकि पैसे की कमी थी. एंड बोथ द जेंडर हैड टू वर्क. Now both the gender had to work, and they were suffering for conflict at that time, and there was a resulting domestic violence at home बहुत higher. But इतना सफ़र करने के बाद भी वो अपने पार्टनर से एक्चुअली दूर नहीं हो पाते थे. And that's why they supported divorce in that circumstances. जिससे कि वुमेन के पास क्या हो, चॉइस ऑफ पार्टनर. क्योंकि पुरानी सोसाइटी में क्या होता है कि वो चाहे कितनी भी डिसफंक्शनल फैमिली क्यों ना हो, वो साथ रहा करती थी. सो दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर नॉट एक्चुअली सेइंग कि आइडिया ऑफ मैरिज इज़ नॉट गुड. नाउ दे आर सेइंग दी आइडिया बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी इज़ बेटर. क्योंकि अब मॉडर्न सोसाइटी में दोनों पार्टनर, बोथ द पार्टनर वांट्स टू वर्क. सो व्हाट इज़ नीडेड इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो. बट व्हाट इज आगे क्या हो रहा है कि वुमेन तो ले रही है काम, लेकिन मेन आर नॉट विलिंग टू टेक हाउस होल्ड वर्क. कन्फ्लिक्ट होगा इस केस में. सो व्हाट इज द बेटर चॉइस फॉर वुमेन? डाइवोर्स इज बेटर टू फाइंड इंस्टेड अ हस्बैंड यू नो हु इज कंपैटिबल. और इससे क्या होता है, एक प्रेशर बनता है. एक सोसाइटी ना प्रेशर पे ही काम करती है. इससे ना प्रेशर बनता है ऑन द अदर जेंडर टू चेंज इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डिमांड ऐसी है. क्योंकि अगर वुमेन के ऊपर प्रेशर पड़ा, उसको काम करना पड़ा. अब मैन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू करेगा. एंड समटाइम दैट्स व्हाई conflict इज गुड फॉर सोसाइटी. कभी भी ना कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़राब नहीं होती. जैसे ट्रांजिशन में कन्फ्लिक्ट नेचुरल होता है. जैसे देयर वाज कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. कौन सा कन्फ्लिक्ट था? कास्ट कन्फ्लिक्ट था. क्योंकि लोअर कास्ट वॉज डिमांडिंग हायर प्रेस्टीज एंड बेटर रूल्स. उसको जॉब में जाना था, उसको साथ में काम करना था, उसको प्रीस्ट का भी रोल चाहिए था. बट अपर कास्ट उनको जाने नहीं देना चाहते थे. सो देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट. बट वो कन्फ्लिक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ चेंज नाउ. सो आफ्टर कन्फ्लिक्ट ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ अब क्या करेंगे? निगोशिएट. तो ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, पर धीरे धीरे चेंज आएगा. निगोशिएशन होगी. दो पार्टीज क्या करेंगे? आपस में निगोशिएट करेंगे. चल ठीक है. वो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा चल ठीक है, मंदिरों में नहीं देंगे, जाओ वर्क स्पेस में इक्वालिटी दे दी. फिर ये वापस शुरू होगा. फिर लोग बोलेंगे चलो मंदिरों में इतनी इक्वालिटी दे दी. एंड दैट्स हाउ चेंज कम इन सोसाइटी थ्रू नेगोशिएशन. एंड कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. घरों में भी यही होता है, बच्चों के बीच में होता है. इंटर जनरेशन गैप होता है. बच्चे लड़ना शुरू करते हैं और बड़े क्या बोलेंगे? ये देखो भी अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं. बच्चे बोलेंगे अभी भी आप पुरानी सोच के साथ बिजनेस करना चाहते हो. एंड आफ्टर सम टाइम दे कम टुगेदर. Because old generation has its own value to bring and new generation has new things to bring and they come together and bring something new into society. कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं होती. That's why you learn in society कि everything, even conflict has its function. समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? So everything has its function. तो किसी भी चीज़ को ना ऐसे उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि अरे यार सोसाइटी खराब होगी. Just see that ट्रांजिशन हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट ऐसे में आप यही लिख कर आओगे. बहुत खराब लिख के भी बोलो कि ट्रांजिशन चल रहा है. विल गो टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी. ठीक है, वी गॉट दैट. समझ में आ गया हमें स्टेटस रोल स्टेटस. अब मैं लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद इंडियन सोसाइटी पे आएंगे. दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन. क्योंकि आज बेसिक्स ना थोड़े ज़्यादा हो गए. अगली बार जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं क्लास के बीच में ही थोड़ा सा. नेक्स्ट इज जिसके बारे में आपको बोल ही रही थी. इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? एक सोसाइटी में मल्टीपल सोशल ग्रुप होते हैं. जब उन सोशल ग्रुप्स की डिफरेंशियल इवैल्यूएशन, रैंकिंग और रिवॉर्डिंग होती है, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. जैसे सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे हो गए? बहुत सिंपल एग्जांपल है कास्ट. शूद्र हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और प्रीस्ट हो गए. विदाउट हायरार्की ये ऐसे दिखते हैं. 4 डिफरेंट ग्रुप एंड एवरी ग्रुप ब्रिंग इट्स ओन वैल्यू. प्रीस्ट एज अ टीचर ब्रिंग नॉलेज, वैश्य एज अ ट्रेड
ब्रिंग्स फूड ऑन द टेबल, खाना लेकर आते हैं वो, मनी लेकर आते हैं, एक्सचेंज सिस्टम लेकर आते हैं, दे ब्रिंग दे ओन लाइक एडिशन टू फैमिली. क्षत्रिय ब्रिंग ओन एनी एडिशन टू द फैमिली इन टर्म्स ऑफ वो पूरे नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्शन लेकर आएंगे. और जो शूद्र हैं, पहले लोअर कास्ट बोलते थे, बट आज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब आती है मैनेजमेंट में. अब देखो एक साइकेट्री मतलब एक अब आजकल ये जो जॉब होती हैं आप देखोगे सर्विस सेक्टर की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है ये, और आपको बैक एंड जॉब प्रोवाइड करती हैं ये. सो दे ऑल्सो दे ब्रिंग देयर ओन वैल्यूज, हॉस्पिटैलिटी वगैरह उन सब चीज़ों में तो बहुत अच्छी वैल्यू लेकर आते हैं. दैट्स व्हेन यू सी देम एज डिफरेंट. द डिफरेंट नॉट हायरार्की, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सब अपनी एक वैल्यू लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में. बट व्हेन यू डिफरेंशियली इवैल्यूएट, जब आप बोलोगे नहीं इनमें से एक ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप बोलोगे नॉलेज इज पावर, तो टॉप पे चला गया प्रीस्ट. ये इसका रोल था पहले, ठीक है, और यही इसका स्टेटस था. फिर आप बोलोगे प्रोटेक्शनिस्ट. पुरानी सोसाइटी में प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, आए दिन अटैक होते थे. देन क्षत्रिय बिकम इंपॉर्टेंट सेकेंड, कि नहीं क्षत्रिय इज इंपॉर्टेंट आफ्टर प्रीस्ट. और प्रीस्ट तो नॉलेज कंट्रोल करते थे, तो वो तो जब चाहे बुक लिख देते थे कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिक्लेयर कर देते कि हम ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर कौन आए? वैश्य. जब से वो पैसा लेके आने लगे, उससे पहले नहीं थे, पहले ये भी शूद्रों के बराबर होते थे. जब पैसा एक्यूमुलेट होने लगा तभी इंपॉर्टेंट हुए. उसके बाद कौन आए? शूद्र. तो जब डिफरेंस को हमने डिफरेंशियली पहले तो इवैल्यूएट किया, फिर हमने इनको रैंक कर दिया, वन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, फिर उनके साथ अलग रिवॉर्ड्स अटैच कर दिए. और डिसेबिलिटीज ये दिगर. अब प्रीस्ट को मिलती है रिस्पेक्ट, और हर बार उसको बिना बुलाए के पैसे दिए जाते हैं, इवन इफ ही डज नथिंग. क्षत्रिय को भी पैसे, मतलब उसको भी उसकी डिफरेंशियल उसको किंगशिप, उसको प्रेस्टीज वगैरह मिलती है. वैश्या को बहुत ही कम प्रेस्टीज में सबसे कम वैल्यू मिलती है, शूद्र को कोई प्रेस्टीज नहीं मिलती. सो रिवॉर्ड क्या हो गए? घटते चले गए. वाई? बिकॉज वी इवैल्यूएटेड देम लाइक दिस. तो रैंकिंग ऑफ द सोशल ग्रुप. सो व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? इज नथिंग, इट इज रैंकिंग ऑफ द सोशल ग्रुप बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इवैल्यूएशन, रैंकिंग ऑन रिवॉर्डिंग. ठीक है, रैंकिंग, it is ranking of social group because of differential evaluation and rewarding. और एग्जाम्पल बताओ मुझे, और कहाँ स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है तुम्हें सोसाइटी में? कंपनी में भी एग्जिस्ट करता है, राइट. यहाँ पे डायरेक्टर होगा, यहाँ रीजनल मैनेजर होगा, उसके नीचे और बाकी सब आते हैं. और एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. पॉलिटिकल पावर में भी रैंकिंग एग्जिस्ट करती है. सबसे ऊपर एमपी आते हैं, फिर आते हैं एमएलए, फिर उनके नीचे और चुटपुंडे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं उसके नीचे. और क्लासेस, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसको कितना सैलरी मिल रही है. अब स्ट्रैटिफिकेशन में रिवॉर्ड क्या है उसके हिसाब से बहुत सारे बेसिस हैं. अगर प्रेस्टीज बढ़ रहा है तो कास्ट सिस्टम आता है, पैसा बटेगा तो क्लास सिस्टम आएगी, पावर बटेगी तो पॉलिटिकल सिस्टम आता है. बट क्या रहा है इसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन आता है. फैमिली में भी होता है स्ट्रैटिफिकेशन. क्यों? ग्रैंडफादर की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं थी क्या? फिर फादर और जेंडर की अलग है, मेल ऊपर आते हैं, फिर फीमेल आते हैं और उसके नीचे वो आती है एलजीबीटी, रिस्पेक्ट के हिसाब से. इजंट इट ट्रू? है ना? तो स्ट्रैटिफिकेशन इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग रियलिटी ऑफ सोसाइटी. ऑल द सोसाइटीज आर स्ट्रैटिफाइड
ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो कि स्ट्रेटिफाइड ना हो. इक्वालिटी इज ओनली अ ड्रीम राइट नाउ. ठीक है. So all the societies are stratified because we differentially evaluate, rank and reward the people. इसके और स्ट्रेटिफिकेशन को कम कौन करता है? मोबिलिटी. जब कोई भी इंसान एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा, अब इनको क्या कहते हैं? एक स्ट्रेटा, दो स्ट्रेटा, तीन स्ट्रेटा, चौथा स्ट्रेटा. जब कोई इंसान या कोई ग्रुप एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जा सके उसको कहते हैं मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी मीन्स कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम वन स्ट्रेटा टू अनदर स्ट्रेटा. मुझे बताओ पढ़ क्यों रहे हो? बताइए. टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या अपना स्ट्रेटा भी इम्प्रूव करना है, अपनी क्लास पोजीशन भी चेंज करनी होती है ना बच्चे. अच्छा, यू डोंट, दैट इज अ गुड थिंग, जस्ट लाइक गुड थिंग, बट मोस्ट एजुकेशन belong to no strata by birth. If they perform well, if they perform, suppose one's quality is like a Kshatriya, on the basis of their activity, then he belongs to Kshatriya. Not by birth he belongs to Kshatriya or any other. That is ideal society, बच्चा. It is ideal society, but does that happen? It doesn't ना. कास्ट एक ऐसा फीचर है, आप अब बर्थ के साथ असाइंड होता है. यहाँ पे आप हो, शादी करने जाओ, आपसे गोत्र पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कहाँ जॉब करते हो. तो कास्ट इज असाइंड टू यू बाय बर्थ. कैन इट चेंज? नो. सो जब वर्ण सिस्टम, दिस इज कास्ट सिस्टम, अब तुम जिसके बारे में बात करो उसको वर्ण सिस्टम कहते हैं. जो वर्ण सिस्टम ओरिजिनली बना था, इट वॉज बेस्ड ऑन वंस एक्शन. कर्म प्रधानता थी उस समय ना, एक्शन. बट राइट नाउ हम अब कर्म प्रधान उसमें नहीं है. कास्ट सिस्टम इनहेरिटेंस बेस्ड हो गया उसके बाद, राइट, पैदा के हिसाब से. अब वो चेंज हो गया. क्लास सोसाइटी, कास्ट सोसाइटी बेसिकली उसमें बहुत चेंजेस हैं. आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बाद में बात करेंगे संस्कृताइजेशन, कैसे ग्रुप चेंज हुए. क्लास सोसाइटी इज द काइंड ऑफ सोसाइटी जिसमें मोबिलिटी होती है. इसीलिए मोबिलिटी जब आप एक स्ट्रेटम से, इसलिए हम सोसाइटी दो तरीके की होती हैं जिसमें हम बात करते हैं क्लोज सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी. समझ में? एक ओपन सोसाइटी में आप एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जा सकते हो, लेकिन एक क्लोज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एक शूद्र प्रीस्ट की पोजीशन ऑक्यूपाई करना आज भी मुश्किल है. स्टिल नाउ केरला इज द ओनली स्टेट विच हैज अलाउड, ओनली फ्यू स्टेट विच हैज अलाउड कि एक शूद्र प्रीस्ट में, टेम्पल्स में प्रीस्ट बन सकता है. सम हैव डन दैट. इसलिए मैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल कबीर वगैरह, जिनकी जाति वगैरह किसी को नहीं पता थी, एंड दे एक्चुअली मूव टू ग्रेटर प्रेस्टीज. अदरवाइज हार्डली ऐसे कुछ ही क्षत्रिय हैं जिनको ये पोजीशन मिली है. So few Shudras were able to do so, but not everybody was able to. They suffered greater humiliation in society. ठीक है? So caste society generally considered as closed society, जिसके ऊपर debates भी हैं, but it is generally closed society. लेकिन class society को open society मानते हैं और education को of tool of social mobility माना जाता है. पहले ऐसी बहुत सारी सोसाइटी हैं जो कि मतलब लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, फिर दे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, यहाँ अच्छा खासा अर्न किया, अच्छा खासा पैकेज हो गया, बाहर चले गए, बिलोंग टू वेरी, अब वो अपने आप को लोअर क्लास में नहीं फाइंड करते. मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा एस्पायरिंग होती है, उसको अपर क्लास चाहिए, एजुकेशन चाहिए. और यूपीएससी क्या है? सोशल मोबिलिटी का सबसे छोटा रास्ता. समझ में आया? Why do people aspire for that? Because you get greater status, you get greater access to power. तो वो चेन में ऊपर आगे बढ़ना है. समझ आए? You get it? So this was basics of society. कि सोसाइटी में किस किस टर्म्स का हम यूज़ करेंगे, because I'll be using them frequently and I don't want you to be confused about that. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, विच वाज आवर मेन टॉपिक. ठीक है? तो अब तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली. इसमें कोई डाउट होना तो बिना हिचक पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. इट्स लाइक मेरे लिए कोई इशू नहीं है इतना. ठीक है? दैट द फर्स्ट टॉपिक विच इज लाइक
ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ, कोई पूछे अच्छा हाउ इज़ इंडियन सोसाइटी, सम कोई बाहर से आ रहा है, समवन इज फॉरनर इज आस्किंग यू कि ओ हाउ इज़ इंडियन सोसाइटी, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? Indian society is diversified. गुड फीचर, नाइस। आगे और, इट्स अ डाइवर्स सोसाइटी। Indian society में हम follow the rule of Vasudev Kutumbakam, one family, one home. राइट, हाँ, गुड। वासुदेव ग्लोबल, वी हैव लाइक यूनिवर्सलिज्म, राइट। चलो आगे और, And Indian society also respect foreigners, meaning that Atithi Devo Bhava. आतिथ्य देव, रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंजर्स एज वेल, गुड फीचर्स, नॉट फॉर किड बट गुड। और In Indian society में female are considered as goddess. टॉक अबाउट रियलिटी, So नॉट इंटायरली रियलिटी, बहुत टेक्स्ट बुक है ये, से मोर स्क्रिप्चुअल। इन रियलिटी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन? This is called, we will talk about this later, Devi Dasi dichotomy. So we preach them as a Devi but practice them as a Dasi. So Indian society, अब थोड़े से अच्छे फीचर, थोड़े वैसे और भी बताओ जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। in Indian society, some philosophers say that Indian society has spiritual types. Right? That's true. We are spiritual. Against the materialistic tendency, which are changing these days after the event of globalization. Spiritualism is challenged a lot, but we are a spiritual society. And Indian society also believes in peace. Every society believes in peace. Okay, which is true. बहुत सारी अच्छे फीचर्स हैं, दैट इज ट्रू ओनली, यू गुड एक्चुअली, बहुत सारी ना चैलेंजिंग एस्पेक्ट बताओ इंडियन सोसाइटी विच यू फील लाइक यू नो दिस इज यूनिक फीचर। व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी? Caste system, where do you find parallel? Where is the caste system in other parts of the world? So let's start with the first prominent feature. Number one, it is the oldest civilization of the world. Can we say that Indian society is the oldest civilization? One of the oldest civilization of the world. It is one of the oldest civilization of the world. Recently IIT ने स्टडी की थी, जो कंटेस्ट रहता है दैट इज मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन मीन्स जहाँ से इट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बारबरिक कि ह्यूमन कहाँ से शुरू हुआ था, वो वी बिलीव कि अफ्रीकन उस वहाँ से बिलीव होता है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन सीख जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? Civilization come from older and That's a civilization. If I called you uncivilized, what does you mean that कि आप मतलब तुम्हारी जनरेशन पुरानी नहीं है? If I call you uncivilized, तो क्या समझे तुम मेरी बात का? क्या? Undisciplined. Exactly. That means you don't know how to behave in society. You are not behaving according to norms and values of society. Norms and values that are created to create organization in society. मैं पिछला एक टॉपिक रह गया था एक्चुअली, दैट इज वैल्यूज. व्हाट इज वैल्यू?
Our values is a principle or standard that guide individual behavior. वो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं. अब मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि सारे रोल पैटर्न है. इंडिविजुअल एक पैटर्न बिहेवियर फॉलो करता है. मदर, एक वुमेन एज अ मदर हैज़ अ डिफरेंट रोल टू फॉलो, अ टीचर एज अ रोल हैज़ अ डिफरेंट रोल टू फॉलो. सब पैटर्न है. वो पैटर्न क्यों है? क्यों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉट सम वैल्यूज. सोशलाइजेशन में कुछ वैल्यूज सिखाई गई हैं. कौन सी वैल्यूज हैं? बी ऑनेस्ट, बी काइंड, बी कंपैशनेट. देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एज वेल. नॉर्म्स, डिसिप्लिन जो कि लेकर आते हैं. क्या बोलते हैं? सुबह उठ के ब्रश करो. क्यों? ये रूटीन क्यों है? दांतों को साफ रखना ज़रूरी है. अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखो, नहाना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज एज अ मैटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वी हैव लर्न, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं. और हमें हमारे कोई बगल में बैठने भी नहीं देगा अगर नहीं नहाओगे तो बदबू आएगी. सो वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स. नॉर्म्स वो रूल्स हैं. तो समझ में आया? एक होता है वैल्यू, एक होता है नॉर्म्स. वैल्यूज आर प्रिंसिपल, नॉर्म्स आर रूल. प्रिंसिपल मीन्स जनरल. वो रूल नहीं है, वो एक जनरल गाइडेंस कि ये सही है, ये करो. उसके हिसाब से फिर रूल बनाए जाते हैं. जैसे प्रिंसिपल क्या है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. अगर आपको ईश्वर के पास जाना है तो पहले खुद को साफ रखना सीखो. अपने चरित्र को साफ रखो, अपने आप को साफ रखो भाई. ये प्रिंसिपल है. अब इसको डेली रूटीन में कैसे लेकर आना है? डेली रूटीन में अपने आप को साफ रखने के लिए क्या करना है? सुबह ब्रश करना है, फिर नहाना है, उसके बाद घर साफ रखना है, अपना टेबल साफ रखो, फिर चरित्र को साफ रखो कि राइट वैल्यूज अडॉप्ट करो, रॉन्ग वैल्यूज को बाहर निकालो, रॉन्ग बिहेवियर को बाहर निकालो, अच्छी हैबिट्स रखो. समझ में आया? सर्टेन प्रिंसिपल गाइडिंग द बिहेवियर. और हमें डेली गाइड करते हैं. हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको गाली कम देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू सिखाई गई है. दोस्तों को दे सकते हैं पर ऐसी नॉर्मली लड़कियों वगैरह को नहीं दोगे तुम. क्यों? वैल्यू सिखाई गई है. और ये वैल्यूज क्यों बनी है? क्योंकि सोसाइटी में सॉलिडारिटी रखती है. हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. अगर ये वैल्यू ना हो तो हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे. वैल्यू से ट्रस्ट बनता है एंड ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी. जब हम ट्रस्ट नहीं था, हम एक दूसरे को मारने को तैयार थे. ट्रस्ट, कंपैशन, ये प्रिंसिपल्स हैं. ट्रस्ट, कंपैशन, एक दूसरे का ध्यान रखना. इसके बिना सिविलाइजेशन नहीं एग्जिस्ट करती. क्योंकि जब हम एक दूसरे को भरोसा नहीं करते, सिविलाइजेशन नहीं बनती. समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते जहाँ एक दूसरे पे भरोसा नहीं रखते. अब गेट बंद रखोगे, किसी पे भरोसा नहीं रखोगे. वॉकिंग डेड कभी देखा है? आजकल बड़ा चल रहा है ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड. अच्छा, कभी ज़ॉम्बी जैसी मूवी नहीं देखी? नहीं, चलो ठीक है. पर नेचुरल सोसाइटी में कोई इंसान दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं करता था क्योंकि वो उसके लिए शिकार होता था. एक नेचुरल सोसाइटी में एक शेर अपने ही मतलब जो उससे पहले वाले शेर के बच्चों को मार देता है क्योंकि वो उसको थ्रेट समझता है. तो क्या लायन की सिविलाइजेशन बनती है? नहीं. बट ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशन होती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग में कोई अपने पड़ोसी के बच्चों को मार के नहीं आता कि कल ये मेरे लिए थ्रेट होगा. वाई? बिकॉज वी क्रिएट अ ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी. इनफैक्ट किलिंग अ ह्यूमन अदर ह्यूमन बीइंग इज अ क्राइम. समझ में आया? सो इन नेचुरल सोसाइटी वी वर किलिंग ईच अदर. हम एक दूसरे को मारते थे. मत्स्य न्याय, जिसको कौटिल्य कहते हैं, मत्स्य न्याय एग्जिस्ट करता था कि स्ट्रॉन्गर यूज टू बुली एंड किल द वीकर वन. उस मत्स्य न्याय के अगेंस्ट एक बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाती है, उसके अगेंस्ट हम सिविलाइजेशन वैल्यू लाते हैं. जब हम वीकर सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करें, हमारी वैल्यू कैसी होती है? अगर अधिक धन है तो कमज़ोर को भी दो. क्या नॉन वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल है? सो वैल्यू ब्रिंग्स अ लॉट इन सोसाइटी.
वैल्यू सोसाइटी में इंटेग्रिटी लाती है, कोहेशन लाती है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं हम, कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। अब सुबह नहीं नहाओगे तो कोई बगल में बैठना नहीं चाहेगा, वहीं पे अगर बगल वाले को पेन ला के दे दोगे, इसके पास नहीं है, वो कल आपके बगल में ही बैठेगा। 4 दोस्त और बन जाएंगे, उनके भले के बारे में बात करो, तुम लीडर बन जाओगे, परसों तो मसीहा बन जाओगे कि अरे यार उस आदमी ने क्या बात की थी। समझ में आया? वैल्यूज बाइंड अस टुगेदर, हमें साथ रखने के बारे में बात करें। इनफैक्ट एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मार्गरेट मीड। एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो द ऑप्शनल, राइट? नहीं पता? अच्छा, सोशोलॉजी इज एन ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल, दैट मीन्स डिसिप्लिन जो पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज में। तो मार्गरेट मीड से एक बार पूछा गया था कि आपको कब पता चला कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट एविडेंस कि ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हो चुके हैं। तो बोलता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉज देयर वॉज अ फीमर, ये जो थाई बोन होती है सबसे बड़ी बोन होती है, इट वॉज ब्रोकन एंड इट हील्ड। बोलते हैं कि फीमर बोन मतलब उन्होंने बॉडीज एक्सकेवेट की, उसने पता चला कि ह्यूमन बीइंग की फीमर ब्रोकन थी और वो हील हो गई थी। एंड आफ्टर दैट मतलब उस लॉन्ग प्रोसेस के बाद ही डाइड। एंड ही सेड हाउ इज दैट प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन? ही सेड इन अ नॉन सिविलाइज सोसाइटी वी डोंट टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। तो अगर कोई मर जाता है तो हम उसे छोड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो कोई और हमें अटैक कर देगा, दैट पर्सन इज बर्डन टू अस। बट इन अ सिविलाइज सोसाइटी वी फॉर्म अ ग्रुप एंड टेक केयर ऑफ वीकर सेक्शन ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ कंपैशन। And that's when human realized कि we can form a group and we can take care of weaker section. We started forming civilization. तो हमने ग्रुप्स बनाए, हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हम सेटल हो गए एक जगह। समझ में आया? जब ऑर्गेनाइजेशन आने लगे सोसाइटी में, स्ट्रक्चर आने लगे और हम एक दूसरे का ध्यान रखने लगते हैं, वैल्यू क्या ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्ट्रक्चर और गाइडिंग वैल्यू हो, तो आपकी सिविलाइजेशन शुरू होती है। और इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ये सुना है ना? एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन, इसकी कंप्लीट में आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया। हम 3 सिविलाइजेशन को सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानते हैं। दैट इज, एक आती है आपकी इजिप्शियन, दूसरा आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी क्या नाम है, मेसोपोटामिया, और तीसरी आपकी आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले भी इंसान रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं रहता था। उसने मेटल्स को यूज़ करना सीख लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे वो मेटल यूज़ करने लगा था, उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रहते थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सीखी थी। इनफैक्ट इनमें से सबसे इवॉल्व सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ड्रेनेज सिस्टम तो इनमें से किसी को नहीं आता था कि सोसाइटी में जो गार्बेज है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर निकालना, इतनी ऑर्गेनाइजेशन, इमेजिन। और एक कब, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टडी 8000 BC के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। मतलब आज से 10,000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम तक बना रखा था। 90 डिग्रीज पे स्ट्रीट बनाकर, दिल्ली में नहीं मिलती आजकल 90 डिग्री पे, ऐसे छोटी छोटी गलियां होती हैं, इनकी 90 डिग्रीज पे स्ट्रीट हुआ करती थी। ट्रेड बेसिस पे सिस्टम, सिटीज मतलब ऑर्गेनाइज थी, सिटिडल, और वो सिस्टम था कि यहाँ पे रिच रहते हैं, यहाँ पे पुअर रहते हैं। Harappan civilization was one of the most organized society, one of the most oldest. So Indian civilization comes from where? One of the oldest civilization. और ऐसा नहीं कि अब इंडियन सोसाइटी का हिस्सा नहीं, सिंधियों से बात करके देखो जो इंडस रिवर के आसपास रहते हैं, देयर वैल्यूज आर स्टिल इन देम। वो जो ट्रेडर की जो वैल्यू है वो अभी भी उनमें पाई जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, और वो ट्रेडिंग वैल्यूज अभी भी आपको उनमें सिंधी वगैरह में मिलती है, और वो पूरी इंडियन कल्चर का हिस्सा है। सो हमारे जो वैल्यू है वो 8-10 हज़ार साल पुरानी वैल्यूज़ है। समझ में आया? क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वो यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही आ जाता है इतनी। जबकि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन, वेट लेट मी, मैं एग्जैक्ट तुम्हें बता देती हूँ डेटा, इट्स इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। हाँ ठीक है, ये स्टडी थी IIT खड़गपुर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस स्टडी में कौन कौन सा में शामिल थे? IIT खड़गपुर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी है ये। एंड दे स्टडीड, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 8000 ईयर ओल्ड है। पहले इसको एक्चुअली 5500 ईयर ओल्ड मानते थे, 5500। और जो इजिप्शियन सोसाइटी है वो 7000 ईयर ओल्ड, और जो आपकी मेसोपोटामियन सोसाइटी है वो आपकी 6500 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। टाइमलाइन पता है ना, बिफोर क्राइस्ट तो AD वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी होगी? हड़प्पन, विच इज इंडियन। सो आर्ट्स इंडियन सिविलाइजेशन पहला फीचर है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी बहुत सारी स्टडीज को 9000 BC में भी लेके जाती है, वी जस्ट कीप ऑन कंटेस्टिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, it is one of the most heterogeneous societies of the world. केमिस्ट्री में 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, पढ़ा था ना? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते थे? होमोजेनस which contains मतलब 2-3 चीज़ें आपस में मिली हुई हैं बट आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, यू कैन नेवर सेपरेट देम। हाँ, यू कांट। इन केस ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे शुगर और सॉल्ट मिला दिया, उसमें आप अलग अलग कर सकते हो, दे कैन बी सेपरेटेड, मतलब दे कैन बी इंडिविजुअली सीन अलग अलग है। सो हेमोजेनस मीन्स सेमनेस, हेट्रोजेनस मीन्स डिफरेंट, डिफरेंस। तो जब मैं कहती हूँ हेट्रोजेनस सोसाइटी, इसका मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है इंडियन सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारी। और भी जिसमें बात करूँगी कि इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी कल्चरल प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है इंडियन सोसाइटी में। इट इज़ अ हेट्रोजेनस सोसाइटी फिल्ड विद कल्चरल प्लूरलिज्म, नॉट जस्ट दैट मीन्स नॉट जस्ट कल्चरल वेराइटी एग्जिस्ट करते, बट हम उस कल्चरल वेराइटी को रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, क्या चीज़? कल्चरल प्लूरलिज्म, प्लूरल एक सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मैनी। सो कल्चरल प्लूरलिज्म मीन्स मैनी कल्चर एग्जिस्ट, and not only they exist, we respect them. The difference is respected. So write that down. So cultural pluralism is, it's not only cultural diversity exists in India, not only cultural diversity exists in India, it is respected in India. Not only cultural diversity exists in India, it is respected in India. ठीक है, ये मैं पहला पॉइंट बताऊंगी, जो बाकी के पॉइंट है ना हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बिकॉज लॉट टू बी टॉक्ड अबाउट इन दैट। तो पहला जो पॉइंट है इसमें है मल्टी एथनिसिटी, मल्टी एथनिसिटी। नंबर 2 मल्टी लिंगुअल, नंबर 3 मल्टी रिलीजियस। चलो बात करते हैं मल्टी रिलीजियस। इंडियन सोसाइटी हैव मोर देन 7 रिलीजन एंड बर्थ ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स। कौन कौन से रिलीजन इंडियन सोसाइटी में हम कहते हैं इंडिया में बर्थ हुए हैं विदाउट एनी कंटेस्ट? हिंदुज्म इज कंटेस्टेड, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, दे आर बोर्न इन इंडिया। हिंदुज्म इज कंटेस्टेड, कहते हैं कि दे इट कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेके फिर धीरे धीरे इंडिया में आर्यंस माइग्रेट हुए थे, आर्यंस केम टू इंडिया एंड दे ब्रॉट हिंदुज्म टू इंडिया। सो इट इज कंटेस्टेड कि वेदर हिंदुज्म, देयर इज 3 डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट जो कि कहता है कि हिंदुज्म इंडिया में बॉर्न हुआ है, नहीं है, ठीक है। सो हिंदुज्म इज कंटेस्टेड कि आर्यन ब्रॉट इट, सम से इसकी पहले से एग्जिस्ट करता था, सनातन धर्म वॉज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, बट फॉर श्योर जैनिज्म वॉज बॉर्न इन इंडिया। तुम पढ़ोगे बुद्धिज्म में,
Buddhism was also born in India, and Sikhism was also born in India, in Punjab. And then other major religions are also found in India. 80% of Indians are Hindu. और कौन कौन से रिलीजन है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बहाइज्म भी एग्जिस्ट करता है, जो लोटस टेम्पल बहाइज्म से आता है. सो मेजॉरिटी, पारसीज, मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स एग्जिस्ट इन इंडिया. आप सभी रिलीजन के ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे. इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. विल फाइंड आउट द रीजन एज वेल. डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, हम डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे. ठीक है. मल्टीलिंग्विज्म देख लो. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया में 121 लैंग्वेजेस और 1600 डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. 1600 डायलेक्ट्स, 121 लैंग्वेजेस से. तुम लिख नहीं रहे क्या? हाँ, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है. 161 लैंग्वेजेस और 1600 डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. इस लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनका मतलब टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स और सब कुछ होता है. डायलेक्ट्स वो होते हैं जिनकी हर फॉर्म नहीं होती, बट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज. जैसे हिंदू के ही बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं. ब्रज हो गए, ये हो गए, ये डायलेक्ट्स होते हैं हिंदी के ही बहुत सारे. पर इतने सारे डायलेक्ट्स, 1600 डायलेक्ट्स एग्जिस्ट इन इंडिया. सच लैंग्वेज की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. मल्टी एथनिसिटी. एथनिसिटी मीन्स मेरी एथनिक आइडेंटिटी, जैसे रिलीजन हो गया या ट्राइबल वैल्यू होगी, जिस कम्युनिटी से मैं खुद को बिलोंग पाती हूँ. जैसे ट्राइब्स, इंडिया में 705 ट्राइब्स एग्जिस्ट इन इंडिया. 705 ट्राइब्स. और ये उसकी सेंसस की रिपोर्ट है. ये 686 दो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है. Seven kinds of races are found in India. अब देखो कास्ट डाइवर्सिटी. इंडिया हैज 3000 कास्ट एंड 25,000 सब कास्ट. अभी तक तो हम सिर्फ 4 वर्ण की बात कर रहे थे. 3000 कास्ट और 25,000 सब कास्ट बिलोंग करती है. देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी. जैसे फेस्टिवल, India celebrates hundreds of festivals. Example, Sankranti alone has many variation. संक्रांति, जब सन का डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, वो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करने लगता है, जिसको पंजाब में बैसाख मनाते हैं, बाकी सेंट्रल में संक्रांति मनाते हैं, साउथ में पोंगल बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं. सो संक्रांत अलोन, जब सन वापस सन की डायरेक्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो जाती है, उस फेस्टिवल को ही बहुत सारे नामों से सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेट एज पोंगल, विशु, बैसाखी. Thus, India is considered as ethnological museum. Ethnological museum. Thus, India is considered as ethnological museum, where no anthropological study is complete without study of Indian subcontinent. Is complete without the study of Indian subcontinent.